खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोने के बाद मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। हेलो 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 प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। तो बेटा आज हम करने वाले हैं हमारी केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 12। तो भैया धीरे धीरे हम अंत की तरफ आ रहे हैं हमारे केमिकल बॉन्डिंग के। ठीक है, अब बच्चे भैया बड़े ही परेशान हैं, कुछ बड़े ही हैरान हैं, कुछ किस लिए परेशान है मैं बताता हूं। वो ये कह रहे थे कमेंट्स में, जब मैंने कहा कि भैया हम आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, हमारा आयनिक बॉन्ड रहता है, एमओटी रहता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उनको लगा कि सर आपने तो अभी लैटिस एनर्जी नहीं कराया, फजांस रूल नहीं कराया। बेटा वो आयनिक बॉन्ड का ही पार्ट है और मेरे ख्याल से अब आपको आइडिया लग गया होगा, इससे पहले जो लेक्चर आया है उसके अंदर हमने क्या किया, लैटिस एनर्जी किया। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज सबसे पहले मैं आज के टॉपिक्स की बात कर लेता हूं। तो भैया आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी, और दूसरा किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, हम पोलराइजेशन के बारे में। आज ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे। अगर ये टॉपिक जल्दी हो गए तो आज हम फजांस रूल पे भी कूद जाएंगे। ठीक है, लेकिन आज का हमारा मेन टारगेट क्या होगा, इन दो टॉपिक्स का। तो भैया देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा, तो डिटेल में करने जरूरी है। तो कोई भी मुझे कमेंट्स में ये मत लिखना सर इतनी डिटेल मत बताओ, हमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दो। बेटा सुपरफिशियल नॉलेज से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें यह लगता है ना कि इतनी ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए हमें, तो भैया बहुत गलत लगता है आपको। तो आप यहां पे सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज के लिए आ रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा। अगर वो चाहिए ना बेटा तो कहीं और से पढ़िए। अगर पढ़ना है तो अच्छे से तो पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें यहां पे मैं पीएचडी करवा रहा हूं, लेकिन बेटा बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो भैया स्किप करके यहां पे जो क्वेश्चन वाला पार्ट है आप सिर्फ उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, फिर मैं ये कहूंगा। आई बात समझ में, क्लियर है चीज? तो भैया सारी चीजें करवाऊंगा। हाँ, एक बच्चे ने ये भी पूछा था कि सर आप बैक बॉन्डिंग करवाओगे या नहीं। तो भैया देखिए जो बैक बॉन्डिंग का टॉपिक है ना बेटा, मैं उसे कराना प्रेफर करता हूं पी ब्लॉक के अंदर। किसके अंदर, पी ब्लॉक के अंदर कराना ही प्रेफर करता हूं, क्योंकि वहां पे बैक बॉन्डिंग का एक अलग से टॉपिक आता है, हमें वहां पे जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर हमारे पास टाइम बचा, यहां पे मुझे लगा कि भैया जितने हमें लेक्चर्स मिले हैं, अगर मेरे पास लेक्चर्स बच गए हैं तो मैं बैक बॉन्डिंग करवा दूंगा, वरना मैं उसको पी ब्लॉक में ही करवाता हूं। ठीक है, तो जब भी आप जाओगे आगे क्लास में पी ब्लॉक पढ़ोगे तो वहां पे वो हो जाएगा, तो घबराना नहीं है। ठीक, दूसरा एक बच्चा डाउट पूछ रहा था बार बार कि सर नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होती है, कोवैलेंसी मैक्सिमम 5 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, ऐसा मैंने पढ़ा है। ठीक है, और मैंने जो बताया है वो क्या बताया कि मैक्सिमम जो कोवैलेंसी होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वो 4 होती है। तो बोला मैं बड़ा कंफ्यूज हूं। तो भैया जो मैंने आपको बताया है वो एकदम सही है। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4, तुम्हें कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं मिलेगा जहां पे नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बना रखे हो, कहीं नहीं मिलेगा, कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 4 वाला ही मिल सकता है बस। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए भी मैंने तुम्हें बताया था कि 4 होते हैं। अब वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था, कभी कहो कि सर हमें तो सिर्फ 3 वाला ही मिलता है कि ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड। तो मैंने बताया था बेटा हमने वो लैब के अंदर बना लिया है ऐसा कि भी जहां पे हमने ऐसी कंडीशन पैदा कर दी कि ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना ले, लेकिन नाइट्रोजन के लिए नहीं कर पाए ऐसी कंडीशन हम। कभी ये कहोगे सर नाइट्रोजन के लिए भी तो कर सकते हैं, भैया नहीं हो पाई। तो ये तो चीज मैंने लिखवाई भी थी आप लोगों को कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, 5 नहीं होती जी। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, एक बच्चा पूछता है कि सर ड्रैगो रूल के लिए जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सराउंडिंग एटम की वो 2.5 से कम क्यों होनी चाहिए। भैया वो रूल है, ड्रैगो ने दिया था, अब उन्हीं से पूछना पड़ेगा जाने।
कि भैया उन्होंने ऐसा क्यों बोला, और उनसे पूछने के लिए कहां जाना पड़ेगा? तो जाओ, मेरा तो मूड नहीं है बेटा। तो जिसको ये पूछना है कि सर उसने 2.5 से कम ही क्यों, तो भैया एक रूल था ना, मैंने क्या कहा था, उसको रूल की तरह पढ़ो। ड्रैगो ने ऐसा बोला तो हमने ऐसा मान लिया। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, ड्रैगो रूल पहले दिया नहीं था, पहले हमने एक्सपेरिमेंट्स करके चीजें निकाली, फिर उस एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट के बेसिस पे हमने वो रूल डिफाइन कर दिया था। तो हमने वहां पे पाया था कि भैया जहां जहां पे ड्रैगो रूल लग रहा है ना, वहां पे सराउंडिंग एटम्स की जो क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो 2.5 से कम है या उसके बराबर है। तो इसलिए वहां पे वो मेंशन कर दिया गया था, कोई और रीजन नहीं था। एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेस पे वो चीज बनाई गई थी, वो चीज बोली गई थी। आई बात समझ में? तो ये कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछेगा कि भैया ड्रैगो के अंदर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम ही क्यों होनी चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। यह तुम्हारे खुराफाती दिमाग की उपज है बस। मतलब जहां पे लॉजिकल क्वेश्चन आना चाहिए वहां नहीं आएगा। सर ऐसा क्यों हुआ ये तो बताओ। तो बेटा घबराना नहीं है, तुम्हें सारी चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। जहां पे मुझे ये लगे कि इसका रीजन जानने में तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, ये खाम खा का तुम्हारे दिमाग पे बर्डन डाला जाएगा ये चीज बता के, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। आई बात समझ में? क्लियर है ये चीज? ठीक। तो एक बार बेटा एक बात और, ये जो बच्चे कमेंट के अंदर बार बार एक ही मैसेज अपना डाउट लिखते रहते हैं ना, तो भैया वो लिखने से कुछ नहीं होगा। अगर मुझे वो डाउट देखना हो तो तुम्हारे एक ही कमेंट में मैं जाके देख लूंगा कि हाँ बच्चे का ये डाउट है, ये कल क्लियर करना है। अगर बार बार लिखते हो ना तो भैया वो मूर्ख है। इतना टाइम खराब करते हो, कोई सर हम तो कॉपी पेस्ट कर दे, भैया कॉपी पेस्ट के अंदर भी तो कुछ सेकंड बर्बाद किए होंगे आपने, तो एक ही बार किया करो, ज्यादा नहीं। आई बात समझ में? चलो जी, चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। तो बहुत ढंग से समझना जी, ठीक है, बड़ा ही आसान है और यहां से क्वेश्चन फ्रेम भी हो सकते हैं, तो सब करेंगे जी। सबसे पहले तो ये समझो बेटा कि जो हमारी हाइड्रेशन एनर्जी होती है इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है जी हमारे पास। ठीक, तो देखो क्या बोलते हैं बेटा, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of क्या, आयनिक सॉलिड डिजॉल्व्ड इन क्या, वाटर। ठीक है, तो देखो बेटा हाइड्रेशन लिख रहे हैं ना, तो इस हाइड्रेशन का मतलब ही क्या है कि भैया यहां पे जो मैं सॉल्वेंट ले रहा हूं ना वो वाटर है। मतलब वाटर के अंदर जब हम 1 मोल आयनिक सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे जो एनर्जी निकलेगी, जो एनर्जी बाहर निकलेगी, उस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी बोल रहे हैं। इसको बेटा हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एच वाई डी से, ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम। डेल्टा एच समझ रहे हो ना, क्या एंथैल्पी है ये, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो भैया हाइड्रेशन एनर्जी क्या है हमारे पास, क्या है जी, रिलीज एनर्जी को बोल रहे हैं। तो बताइए बेटा अगर ये रिलीज एनर्जी है तो डेल्टा एच वाई डी, एच वाई डी का मतलब क्या बेटा, हाइड्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। तो डेल्टा एच वाई डी का साइन क्या होगा, आप कहोगे सर नेगेटिव, क्यों, क्योंकि सर ये तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस बन गई। क्या बन गई बेटा, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस बन गई है हमारे पास। सर कैसे सर, एग्जांपल से बताओ। तो भैया ये लो एग्जांपल तुम्हारे पास क्या है, मान लो हमने 1 मोल NaCl सॉलिड लिया, हमने इसको पानी में मिलाया, तो हमारे पास क्या बना बेटा, Na+Cl-, और यहां पे देखो ब्रैकेट में लिख रहा हूं AQ, ये क्या बेटा, एक्वस। इसका मतलब क्या है कि ये जो आयंस बन रहे हैं ना, कहां पे बन रहे हैं, वाटर के अंदर बन रहे हैं। अभी एक्सप्लेन करूंगा इनको भी, ठीक है। और साथ में क्या निकलती है बेटा, यहां पे कुछ एनर्जी बाहर निकलती है। सर एनर्जी बाहर क्या होती है बेटा, यहां पे कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी,
और इसी रिलीज एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी। अब सवाल ये उठता है कि सर ये बाहर क्यों निकली एनर्जी, यहां पे बाहर ही क्यों निकल रही है? मतलब हाइड्रेशन एनर्जी को हमने रिलीज एनर्जी की फॉर्म में ही डिफाइन क्यों किया? तो भैया इसको समझो क्यों किया जी। तो मान लो बेटा देखो, हमने डेफिनेशन क्या दी कि जब हम एक मोल क्या लेते हैं बेटा? आयनिक सॉलिड लेते हैं और उसको डिसॉल्व करते हैं किसके अंदर? हम उसे डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, तो वहां पे क्या बनेंगे बेटा? मेरे पास आयंस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा? आयंस बन जाएंगे। और उन आयंस के बीच में, ठीक है, वो जैसे ही आयंस बनेंगे ना बेटा, क्योंकि आयनिक सॉलिड हमें क्या देगा? आयंस ही तो देगा। ठीक है, वो आयंस जो बनेंगे हम उनको किस फॉर्म में दिखाते हैं बेटा? देखो एग्जांपल से बता देता हूं। मान लो मेरे पास AB सॉलिड है, जैसे ही हमने इसको पानी में डाला तो क्या होगा बेटा? यहां पे A+B- बना, ये चीज बन गई। ठीक है, तो भैया पानी के अंदर अब A+ है और B- है। क्या है बेटा? A+ एंड B-। तो भैया एक बात बताइए, ये जो A+ है, ठीक है, ये क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा सर? क्योंकि भैया आपको पता है जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, ये क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है। ये सब कर चुके हो ना बेटा? डाइपोल मोमेंट में मैंने बताया था ना कि पोलैरिटी अगर निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। या फिर मैं बोलूं, जो वाटर मॉलिक्यूल है ये किसकी तरह काम करता है बेटा? एक डाइपोल की तरह। डाइपोल का मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसा मॉलिक्यूल, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो। तो आप ये अच्छे से जानते हैं, भली बाती जानते हैं कि सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये क्या करेगा? इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे चार्ज आएगा सर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा डेल्टा प्लस, इसके ऊपर आएगा डेल्टा प्लस। तो देखो दोनों चार्ज आ गए। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि भैया ये जो मेरा वाटर मॉलिक्यूल है ये पोलर होता है या फिर बोलूं डाइपोल होता है। किसकी तरह बिहेव करता है? डाइपोल की तरह। और भैया वाटर के अंदर क्या आ चुका है? अभी हमारे पास A+ आ चुका है। ठीक है, तो ये A+ क्या करेगा बेटा? इस डाइपोल के नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये तो एक वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये तो एक वाटर मॉलिक्यूल है। वहां पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे जिनके ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस होगा। तो भैया यहां पे A+ और वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के डेल्टा नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने लगेगी। तो भैया ये A+ क्या करता है? बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब ये मत कहना एक ही करेगा, नहीं भैया, जितने वाटर मॉलिक्यूल इसके सराउंडिंग में होंगे उन सबको ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे सकता है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि भैया ये जो A+ है इसके चारों तरफ आके कौन लग जाएगा? अभी इसके चारों तरफ आके इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करने लगेंगे। क्यों करने लगेंगे सर? क्योंकि भैया ये उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। डेल्टा नेगेटिव चार्ज है जी इसके ऊपर ऑक्सीजन पे, तो ये अट्रैक्ट हो जाता है किसकी तरफ मेरे बच्चे? आप कहोगे सर ये अट्रैक्ट हो जाता है हमारे पास किसकी तरफ? हमारे A+ की तरफ। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? क्लियर है ये चीज? हाँ जी सर क्लियर है। तो भैया यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ? मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स ने इसको सराउंड कर लिया। और क्यों सराउंड किया? क्योंकि भैया इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई। ठीक है, तो भैया ये A+ क्या हो गया बेटा? मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल से गिर गया। तो इसलिए मैं यहां पे ब्रैकेट में क्या लिखता हूं? एक्वस लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म में। इसका मतलब ही क्या है कि भैया ये A+ किससे सराउंडेड है? वाटर मॉलिक्यूल से। और कौन से पार्ट से? आप कहोगे सर ऑक्सीजन के डेल्टा नेगेटिव की वजह से। अब एक बात बताइए, मैंने आपको बहुत बार कहा है केमिस्ट्री के अंदर जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी तो वहां से एनर्जी रिलीज होगी। तो देख लो जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ तो रही है यहां पे किसके बीच में? A+ के बीच में। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल किसकी तरह काम कर रहा है? एक डाइपोल की तरह काम कर रहा है सर। ठीक है, सिमिलरली बेटा, सिमिलरली मैं B- के लिए बोल सकता हूं, ये B- भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, लेकिन किसके ऊपर लगाएगा?
वाटर मॉलिक्यूल के डेल्टा प्लस चार्ज पे लगाएगा ना, अपोजिट चार्ज को करेगा ना, तो भैया इसको भी क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, लेकिन इसकी तरफ कौन होगा मेरे पास, हाइड्रोजन होंगे सर। समझ पा रहे हो ना इस बात को, यहां पे H 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 और सब पे क्या है बेटा, डेल्टा प्लस चार्ज है। ठीक है, तो भैया यहां पे क्या हुआ, मेरे पास क्या हुआ बेटा, इसको सराउंड कर लिया बी माइनस को, किसने, वाटर मॉलिक्यूल ने, तो यहां पे भी तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहां से कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी। तो भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई किसके बीच में, आयन के बीच में और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वहां पे जो एनर्जी बाहर निकलती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। और इसीलिए बी माइनस के भी ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं बेटा, एक्वस लिखते हैं। इसका मतलब ही क्या है कि यहां पे ये जो बी माइनस है ना, वो इस फॉर्म में प्रेजेंट है वाटर के अंदर। बोलो समझ में आया कि एनर्जी कहां से रिलीज हो रही है और क्यों रिलीज हो रही है। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी को रिलीज एनर्जी की फॉर्म में क्यों डिफाइन किया, आई थिंक अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है जी, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, मतलब ये पता होना चाहिए। क्या पूछा जाता है कि भैया जब हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है उस हाइड्रेशन एनर्जी की रिलीज के लिए, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम बताओ। क्या करो बेटा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम बताइए। तो क्या बोल रहा हूं बेटा क्या लिख रहा हूं यहां पे, आंसर की फॉर्म में लिख रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल क्या, फॉर द, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ क्या, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी इज क्या है बेटा, वो क्या है जी हमारे पास, आप कहोगे सर उसका नाम है क्या, आयन, आयन डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। ये है जी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी निकल रही है। क्या नाम बोला बेटा मैंने, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो भैया यहां पे देखो, यहां पे मैंने यही तो बताया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में है, आप कहोगे सर आयन के बीच में और इसे डाइपोल के बीच में। तो इस इंटरेक्शन का नाम क्या बोल दिया, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। यहां पे भी क्या हो रहा है बेटा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द रिलीज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। ये बात पल्ले गांठ बांध के याद रखना, ठीक है, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन दे सकता था। कैसे देता कि भैया मान लो वो तुम्हें कहता कि विच अट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, नीचे लिखता डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन आयन इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस। तो वहां पे आंसर क्या होता मेरे पास, आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता। समझ रहे हो ना, आई होप अब ये तो चीज क्लियर होगी ना। ये डाइपोल का मतलब क्या है, डाइपोल का मतलब क्या है बेटा, जहां पे मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हो एक स्पीसीज के अंदर, उसको बोलते हैं हम डाइपोल। समझ में आई बात, क्लियर है। तो भैया ये क्या था हमारे पास, हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन। ठीक, अब हमें कहां पे बढ़ना बेटा, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, टू अफेक्ट द हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब कौन कौन से फैक्टर अब अफेक्ट करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी को। तो यहां पे क्या लिख रहा हूं बेटा, फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है भैया, फैक्टर करने से पहले आपको एक छोटी सी बात समझनी है। क्या समझनी है कि भैया मैंने बोला क्या, हाइड्रेशन एनर्जी किसके लिए डिफाइन करें बेटा, आयनिक सॉलिड के लिए। जब एक मोल आयनिक सॉलिड को हम डिसॉल्व करते हैं किसके अंदर, पानी के अंदर, तो वहां से जो एनर्जी निकलती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो डिसॉल्व करने के लिए, क्या करने के लिए बेटा, किसी भी चीज को अगर हमें यह देखना है कि ये डिसॉल्व करनी है तो उसके लिए एक प्रिंसिपल फॉलो होता है, और उस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक।
मतलब जो जैसा होता है उसी के अंदर घुलता है, ऐसा बोलते हैं जी। जो जैसा होता है उसी के अंदर जाके वो घुल सकता है, मिल सकता है। कहने का मतलब कि अगर मेरे पास कोई पोलर चीज है, पोलर चीज है कोई, तो वो किसके अंदर डिसॉल्व होगी बेटा? किसी पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगी। बोलो जी, ठीक है। अगर मेरे पास कोई नॉन पोलर है, कोई नॉन पोलर चीज है, ठीक है, तो वो किस में डिसॉल्व होगी बेटा? आप कहोगे सर वो होगी नॉन पोलर सॉल्वेंट में। बोलो जी, ठीक है। अब भैया पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, ये चीजें आपको पता है, ये मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी चीज को पोलर कब बोलेंगे, किसी भी चीज को नॉन पोलर कब बोलेंगे। अब बस यहां पे लिख क्या रहा हूं, साथ में सॉल्वेंट ही तो लिख रहा हूं, ठीक है, मतलब थोड़ी ना बदल जाएगा, समझ रहे हो? बस सॉल्वेंट क्या है, जिसके अंदर मैं जो चीज मिला रहा हूं। जैसे आयनिक सॉलिड की अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, अगर मान लो बेटा मैंने बोला आयनिक सॉलिड है, तो आयनिक सॉलिड कैसे होते हैं बेटा? आप कहोगे सर ये तो पोलर सॉलिड होते हैं। क्यों होते हैं सर? क्योंकि यहां पे बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। तो भैया आयनिक सॉलिड हमेशा किसके अंदर डिसॉल्व होंगे? एक पोलर सॉल्वेंट के अंदर। किसमें होंगे बेटा? एक पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं बेटा? पोलर सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं जिनके अंदर पोल्स डेवलप हो, या बोलो जिनकी म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आए। तो वो कौन कौन से बेटा? मैं बोल सकता हूं H2O है, HF है, H2SO4 है, H2O2 है, D2O है, एटसेट्रा। तो ये एग्जांपल है बेटा पोलर सॉल्वेंट के। तो जो चीज पोलर है वो किसमें डिसॉल्व होगी? आप कहोगे सर पोलर के अंदर ही डिसॉल्व होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि भैया दोनों सेम सेम ही है ना, यहां पे भी चार्ज आ रहा है, यहां पे भी चार्ज आ रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सर यहां पे तो आपको पूरा चार्ज आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है, यहां पे तो क्या आ रहा है बेटा? मेरे पार्शियल चार्ज आ रहा है, कोई लेना नहीं, लेकिन चार्ज तो आ रहा है ना। क्या आ रहा है जी? मेरे पास चार्ज तो आया ना, तो हमारे लिए वो पोलर बन गया। बस बस होगा क्या? कोई ज्यादा पोलर है, कोई कम पोलर है तो पोलर, वो तो फिर उसके अंदर कैटेगरी होगी कि ये ज्यादा पोलर सर, ये कम पोलर, ये उससे भी कम पोलर, ये उससे भी कम पोलर। लेकिन ये नॉन पोलर तो नहीं है ना बेटा। नॉन पोलर का तो मतलब क्या होता है? जहां पे चार्ज ही ना आए, ठीक है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर कौन कौन आते हैं? जैसे मान लो CCl4 आ जाता है, बेंजीन आ जाती है जी मेरे पास, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं बेटा नॉन पोलर के अंदर? बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोल दो। और क्या बोल सकता हूं बेटा मैं? मान लो मैं बोल सकता हूं जी इसके अलावा, एक मिनट यहां पे लिख देता हूं, और क्या हो सकता है जी मेरे पास यहाँ पे? नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर एक और होता है जिसको हाँ हम बोल सकते हैं ईथर। नहीं, ईथर तो हमारा क्या आ जाएगा? पोलर की कैटेगरी में आ जाएगा, पोलर की कैटेगरी में। तो इतना ही लगाओ जी, चलो ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? यहाँ पे अगर तुम म्यू निकालोगे ना इनके लिए, CCl4 के लिए, बेंजीन के लिए, तो म्यू इक्वल टू 0 आएगा, तो ये नॉन पोलर है, ठीक है। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कौन होता है बेटा? जो लिक्विड फॉर्म में हो, तो ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है, ठीक। अब देखो, अब यहां से एक क्वेश्चन उठता है, क्या उठता है कि सर आपने ये कहा कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं ना वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं, तो पोलर सॉल्वेंट में ऐसी क्या खास बात है कि वो आयनिक सॉलिड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं? तो भैया देखो, हम बोलते क्या है, जैसे जैसे पोलैरिटी बढ़ेगी, पोलैरिटी ऑफ अ सॉल्वेंट क्या होगी बेटा? इंक्रीज करेगी, ठीक है। क्या होगी बेटा? इंक्रीज करेगी। तो भैया इस पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट के बढ़ने के साथ साथ ही इसका क्या बढ़ता है हमारे पास? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है। क्या बढ़ता है बेटा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है जी। और बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी सॉल्वेंट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से वो क्या करता है बेटा? आयंस को अलग अलग करता है, ठीक है। जैसे पानी के अंदर मैंने NaCl मिलाया, तो पानी के जो मॉलिक्यूल है ना वो क्या करना चाहेंगे? Na+ और Cl- को अलग अलग करना चाहेंगे। भैया अगर Na+ और Cl- अलग अलग हो गए तो इसका मतलब क्या? वो पानी में डिसॉल्व हो गए। अगर वो जुड़े रहते तो इसका मतलब क्या? वो डिसॉल्व नहीं हुए, तो वो नीचे की तरफ जाके बैठ जाते। अब भैया कोई सॉल्वेंट कितना आसानी से आयंस को अलग अलग कर सकता है, अपोजिट चार्ज आयंस को अलग अलग कर सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है? उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे।
जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा इसका मतलब वो सॉल्वेंट उतना आसानी से आयंस को अलग अलग कर देगा और वो आयनिक सॉलिड उसके अंदर आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ई आर से, ये इसका सिंबल। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो जो सॉल्वेंट है उसकी पोलैरिटी बढ़ेगी। क्या होगी बेटा, उसकी पोलैरिटी। देखो ये भी इंक्रीज करेगा ना फिर मेरे पास, पोलैरिटी ज्यादा तो मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा। ठीक है, या बोलूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा तो उसकी पोलैरिटी ज्यादा, और पोलैरिटी बढ़ने के साथ साथ ही जो क्या होगी बेटा, उसकी आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी होगी वो भी इंक्रीज करेगी। क्या करेगी बेटा, वो कैपेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। बात समझ में आई? तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं बेटा, क्या बोल सकता हूं, मैं ये चीज बोल सकता हूं सर, जो पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी ऑफ अ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तुम्हें कहेगा जी मान लो मेरे पास क्या है, मान लो रैंडम डाटा दे रहा हूं, बस कभी सोचो ये एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, रैंडम डाटा CH3OH है, CH25OH है, एक और मान लो जी मेरे पास क्या है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, मान लो ये लिख दिया CH3O लिख दिया, तो मैंने बोला जी ये ER है इसका मान लो 4.8 नहीं ऐसे लिख दो, जैसे 34 है, इसका ER मैंने बोल दिया 27 है, और इसका ER बोल दिया मैंने मान लो 25। मैंने कहा जी 3 ऑप्शन देके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बताओ मुझे एक आयनिक सॉलिड को डिसॉल्व करना है तो वो आयनिक सॉलिड किस सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा डिसॉल्व होगा, CH3OH, C2H5OH या CH3O के अंदर, किसके अंदर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी बेटा, जो पोलर सॉल्वेंट होगा। और पोलर सॉल्वेंट का डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं, अगर हम उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पता हो। तो भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू देखो सबसे ज्यादा किसकी है, मिथाइल अल्कोहल की है। तो इसका मतलब क्या बेटा, जो मैं आयनिक सॉलिड लूंगा वो ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व, आसानी से डिसॉल्व कहां पे होगा, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा कहां होगी, इसके अंदर होगी। बोलो समझ में आई बात? ठीक है, ठीक। तो बेटा अब यहां पे तुम्हें कुछ डाटा बता रहा हूं, वो याद रखना। कैसे याद रखना, देखो मान लो जी मेरे पास है H2O, ठीक है, मेरे पास है D2, मैं कहता हूं जी बताओ इन दोनों में से ज्यादा पोलर सॉल्वेंट कौन सा। ठीक है, तो भैया इसके अंदर अगर मैं H2O की देखूं तो इसकी जो हमारे पास क्या होती है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 81, और इसकी होती है लगभग 79 या 80 के करीब, मतलब वाटर से कम होती है। क्या होती है, वाटर से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है जी D2O की। D2O क्या है बेटा, आप कहोगे सर इसे हम बोलते हैं हैवी वाटर। ये डी क्या है यहाँ पे, ड्यूटीरियम, पढ़े ना हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम। ये H होता है प्रोटियम का सिंबल, D होता है ड्यूटीरियम का, ट्रीटियम का क्या होता है बेटा, T लिख देते हैं, कैपिटल T। बात समझ में? तो भैया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा, वो सॉल्यूशन क्या, वो सॉल्वेंट क्या होगा मेरा, ज्यादा पोलर होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, वाटर इज मोर पोलर देन क्या, D2O। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछे ना कि भैया हैवी वाटर और नॉर्मल वाटर में से ज्यादा अच्छा सॉल्वेंट कौन सा है, हैवी वाटर और नॉर्मल वाटर में से ज्यादा अच्छा सॉल्वेंट कौन सा है, तो तुम क्या कहोगे सर, नॉर्मल वाटर है। क्यों, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। और याद रखो, ये आपने पढ़ा भी होगा बचपन के अंदर कि जो हमारा वाटर होता है ना H2O, उसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। H2O इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पहली बात। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम चीजें इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। तो तुम्हारे दिमाग में क्या बैठ जाता है कि सर अगर ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना, तो इसका मतलब है कि जो इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है सबसे ज्यादा इसी की है, इससे ज्यादा कोई भी ऐसा सॉल्वेंट है ही नहीं जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इससे ज्यादा जाए, तभी तो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोल दिया हमने। नहीं जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों, क्यों ऐसा बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि अगर तुम इसको देखोगे ना, जैसे HF हुआ,
H2O2 हुआ, H2SO4 हुआ। ये तीनों ही पोलर सॉल्वेंट हैं। ये तीनों ही क्या है बेटा? पोलर सॉल्वेंट हैं। समझ सकते हो? पोलर सॉल्वेंट, HF के अंदर पोल्स बनते हैं, डेल्टा प्लस H पे आता है, डेल्टा माइनस इस पे आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना। और बताया था हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वो पोलर है मॉलिक्यूल। यहां पे भी पोलैरिटी आती है, यहां पे पोलैरिटी, तो पोलर सॉल्वेंट है। और इन तीनों की जो क्या है बेटा? ER की वैल्यू है, ठीक है, क्या लिख रहा हूं? ER की वैल्यू है जो HF की देख लो, चाहे ER ऑफ H2O2 देख लो, चाहे ER ऑफ क्या देख लो बेटा? H2SO4 देख लो। ये तीनों की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक की ज्यादा होती है किससे? ER ऑफ H2O से। मतलब ये ज्यादा पोलर है बेटा किससे? वाटर से। लेकिन फिर भी देखना, जब भी हमें सॉल्यूशन बनाना होता है ना कोई भी, हम ज्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? वाटर का करते हैं। मतलब वाटर को हम क्या बोल रहे हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ज्यादातर चीजों को अपने अंदर वो मिक्स कर लेता है। तो अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा क्यों? आपने तो ये कहा था कि जितना ज्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा उसके अंदर आयनिक कंपाउंड उतनी आसानी से घुलेगा। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि भैया मान लो मैंने जैसे एक आयनिक कंपाउंड लिया NaBr, एक एग्जांपल दे रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल। मैंने कहा कि भैया मैंने एक कंपाउंड लिया NaBr, ये एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है सर, ठीक है। तो बताओ जी, इस आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी किस में ज्यादा होगी? H2O में ज्यादा होगी या इन में ज्यादा होगी? तो आप कहोगे सर इन में ज्यादा होगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है किससे? वाटर से। तो भैया हमें यहाँ पे सॉल्युबिलिटी से ही मतलब नहीं है, हम ये चीज भी देख रहे हैं यहाँ पे कि जिस चीज को मैं वहां पे मिला रहा हूं ना, मिलने के बाद उसके अंदर कोई चेंज ना है, मतलब वहां पे कोई रिएक्शन ना हो जाए। किसके बीच में? NaBr और सॉल्वेंट के बीच में। हम तो बस चाहते क्या है बेटा? हम क्या करते हैं बेटा? मान लो पानी लिया, उसमें नमक घोल दिया, तो वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना हुई है, वहां पे तो बस क्या हो? डिसोल्यूशन ऑफ NaCl हुआ है। चीनी मिला दी पानी में, तो कोई केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये थोड़ी ना होता है कि वहां पे जो मैंने पानी लिया था, चीनी मिलाती वो कुछ और बन गया। आपको सर मीठा पानी बन गया, भैया है तो पानी, चीनी डिसॉल्व हो गई, कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हुई ना। और यही रीजन है जी कि भैया ये जो मैंने यहां पे 3 सॉल्वेंट लिखे हैं ना, ऑल्दो इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है H2O से ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी इनको मैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं बोल पाता। क्यों? क्योंकि भैया ये रिएक्ट भी कर जाते हैं, जो चीज इनके अंदर मिला रहे हैं ना उससे रिएक्ट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर HF एसिडिक होता है, ये दोनों देखो एसिडिक है, ठीक है। साथ के साथ इन दोनों की अगर बात करूं तो ये दोनों बेटा मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं। तो मतलब ये मेरे पास एसिडिक भी है, HF और H2SO4 और H2O2 और ऑक्सीडाइज H2SO4 के बाद तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं। तो ये अपनी इस नेचर को छुपा नहीं पाते। कैसे? कैसे देखो, ऐसे जी समझा देता हूं। मान लो भैया मैंने NaBr लिया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कभी जो एग्जांपल दे दो उसके बाद कहो सर H2O2 से भी बताओ, हमें तो HF से भी बताओ, तुम्हें बस समझना है। तो मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूं, तो एक एग्जांपल काफी है, उतना ही समझो जितना बताऊंगा। ये सॉलिड था, मैंने इसको वाटर में मिलाया, तो क्या बना? आप कहोगे सर Na प्लस एक्वस बना, और हमारे पास क्या बना? Br माइनस एक्वस बन जाएगा सर। चलो सर बहुत बढ़िया, तो घुल गया, कोई रिएक्शन थोड़ी ना हुई जी। हुआ क्या? बस पानी में डालती है उसके अंदर इस तरीके से घुल गया जी, ठीक है सर। चलो सर ठीक है। अब अगर बेटा यहीं पे मैं इस NaBr को अगर मान लो H2SO4 में मिला दूं, तो भैया नो डाउट यहां पे क्या बनेगा? Na प्लस Br माइनस बनेगा, बन जाएगा जी, घुल जाएगा। Na प्लस और Br माइनस बनने का मतलब ही क्या है कि भैया इस H2SO4 ने इसको तोड़ दिया, आयंस में तोड़ दिया, खींच दिया जी, अपनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की पावर की वजह से। लेकिन भैया H2SO4 क्या कहता है जी फिर कि भैया मेरा डाइलेक्ट्रिक तो ज्यादा है, तो मैंने तुम्हें अपने अंदर घोल तो लिया, मिला तो लिया, लेकिन अब मैं तुमसे रिएक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी एक और नेचर है, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं। तो भैया अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता हुआ इस Br नेगेटिव से रिएक्ट करेगा और इसको बदल देगा किसमें?
Br2 और खुद क्या बन जाएगा SO2 और H2O। तो भैया ये तो रिएक्शन चल पड़ी, हमें तो चाहिए क्या था, बस घुलना चाहिए। तो भैया इसने तो क्या किया, H2SO घोला तो, लेकिन फिर बाद में रिएक्शन दे गया। तो भैया ये तो कुछ और ही कहानी हो गई। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं बेटा कि इन सब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होते हुए भी ये मेरी यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये अपनी दूसरी नेचर को हाइड नहीं कर पाते, छुपा नहीं पाते। और वाटर क्या भैया, बड़ा सीधा साधा है, वो तो ये कहते हैं कि जो मुझ में आएगा मैं उसको अपने अंदर घोल लूंगा, जो मुझ में आएगा मैं उसको अपने अंदर मिला लूंगा। कोई अगर रिएक्ट भी करेगा ना तो मैं नहीं करूंगा, वो मुझसे आके रिएक्ट करेगा। एक होता है कि जी हम जाके लड़ाई कर रहे हैं, एक होता है कोई हमसे आके लड़ रहा है। तो भैया H2SO4 तो क्या कर रहा है, जाके लड़ाई करता है कि भैया मैं रिएक्ट करूंगा तुझसे। और वाटर क्या कहता है कि भैया नहीं, मैं तो घोलूंगा, अगर किसी को रिएक्ट करना है तो मुझसे आके खुद रिएक्ट करे, मतलब अगर लड़ाई करनी तो मुझसे आके खुद करे। तो इसीलिए वाटर क्या होता है, हमारा एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अब अगर आपको बहुत सारे क्या दे रखे हो, सॉल्वेंट दे रखे हो, और उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हें पता हो, तो तुम ये चीज आसानी से बता सकते हो कि भैया किसके अंदर हमारे पास आयनिक सॉलिड ज्यादा मिसिबल होगा, मतलब डिसॉल्व होगा, किसमें कम होगा, किसमें बहुत कम होगा। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अब भैया अब आगे बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, हमारे फैक्टर्स की तरफ। फैक्टर्स की बात कर रहे थे, ठीक है, तो यहां पे दोबारा लिख देता हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या हाइड्रेशन एनर्जी। बेटा उसको HE की फॉर्म में लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है सर, हाइड्रेशन एनर्जी के कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो पहला फैक्टर आता है जो हमारे पास क्या, चार्ज ऑन आयंस। ठीक है, और सेकंड क्या आता है बेटा हमारे पास, साइज ऑफ आयंस। तो याद करो बेटा, यही दो फैक्टर तुमने कहां पढ़े थे, लैटिस एनर्जी में पढ़े थे। बस साइज ऑफ आयन की जगह मैंने वहां पे क्या लिखा था बेटा, डिस्टेंस बिटवीन आयंस लिखा था, जिसको मैंने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोल दिया था बाद में चल के। ठीक है तो बेसिकली वो साइज ही था, साइज ही तो था बेटा वो। ठीक है सर, साइज ही था। तो अब बेटा ये दोनों फैक्टर्स हमारे किस तरीके से अफेक्ट करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी को, ये समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बेटा क्या, हमारा चार्ज ऑन आयन। चार्ज से तो एग्जांपल से समझते हैं जी, चार्ज ऑन आयन। मान लो मेरे पास एक आयन है A+, ठीक है, एक मेरे पास आयन है B+2। ठीक है, यहां पे मेरे पास है वाटर मॉलिक्यूल, इस पे डेल्टा प्लस चार्ज, इस पे भी डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस। ठीक, तो अब एक बात बताइए बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी कब रिलीज होती है, जब एक आयन और एक डाइपोल इंटरेक्शन होती है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल जब दूसरे आयन को क्या करता है बेटा, अट्रैक्शन आते, तो वहां से हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है। अब जितनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेशन और जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। तो अब मुझे जरा देख के ये बता दीजिए कि सर, कि मेरे बच्चे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A+ और इस डेल्टा माइनस के बीच में होगी, या B+2 या फिर इस ऑक्सीजन के ऊपर जो डेल्टा माइनस है उसके बीच में होगी। ठीक है, तो अब आप यहां पे कहोगे कि सर हमें फॉर्मूला पता होता है फोर्स का, क्या होता है, K Q1 Q2/r²। अभी चार्ज की बात कर रहा हूं तो साइज से कुछ लेना देना है नहीं। तो भाई एक बात बताओ, ये क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन ही तो होती है, इसको हम फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बोल देते हैं। अभी यहां पे मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहा हूं। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q1 Q2 के। Q1 Q2 क्या बेटा, चार्ज का मैग्नीट्यूड है। तो अब एक बात बताओ बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर, वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के ऊपर जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है उसकी वैल्यू तो फिक्स रहेगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि सर जब ये A+ इस ऑक्सीजन के डेल्टा माइनस से इंटरेक्ट कर रहा है तब इसके ऊपर ये डेल्टा माइनस की वैल्यू कुछ हो रहा है, और जब ये B+2 इस डेल्टा माइनस से इंटरेक्ट करेगा तब इस डेल्टा माइनस की वैल्यू कुछ और होगी। नहीं जी, ये वैल्यू तो फिक्स है, ये वैल्यू तो फिक्स है। मान लिया इसको मैंने बोल दिया Q2, तो Q2 का ये डेल्टा माइनस तो फिक्स हो गया, समझ रहे हो। Q2 मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, डेल्टा H+ को नहीं कर रहा अभी। ठीक है, क्योंकि इस पॉजिटिव से तो नेगेटिव इंटरेक्ट करेगा ना। तो अब एक बात बताओ बेटा, जब मैं
इससे इंटरेक्शन देखूंगा, ए प्लस और डेल्टा माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है सर। लेकिन जब मैं करता हूं बात किससे, इस B+2 की, इससे इंटरेक्शन की, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सर इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है और हमें पता है Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगी। तो भैया Q2 तो फिक्स है, लेकिन अगर इन दोनों को Q1 बोल रहा हूं तो बताओ Q1 की वैल्यू कहां बढ़ी है, तो आप कहोगे सर B+2 में बढ़ी है। तो मैं बोल सकता हूं ये वाला B+2 इस ऑक्सीजन के ऊपर जो डेल्टा नेगेटिव उसको स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो भैया जब ये दोनों आयन और ये डाइपोल इंटरेक्ट करेंगे तो यहां से जो एनर्जी निकलेगी उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। बोलो जी, कह सकता हूं या नहीं कह सकता? आप कहोगे सर बोल सकते हो, तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा कि जो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज ऑन आयन के, चार्ज ऑन आयंस के। कि भैया चार्ज की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो हमारे पास क्या होगा बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, सेम कहानी मैं इसके साथ ले सकता हूं, x माइनस लिया और y -2 लिया। अब यहां पे जो इंटरेक्शन होगी बेटा किसके बीच में होगी, नेगेटिव चार्ज और वाटर के डेल्टा प्लस के बीच में होगी। अब ये चार्ज तो फिक्स, अब बताओ जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां ज्यादा, तो आप कहोगे सर चार्ज जहां ज्यादा है तो यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब ये मत कहना सर इससे इंटरेक्शन क्यों, दोनों से करेगा जी, वो तो दोनों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रहा हूं मैं, सिर्फ यहां पे दिखा रहा हूं। तो यहां पे कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा लेकिन ज्यादा देगा ऊपर वाले के कंपैरिजन में क्योंकि चार्ज ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल इस y-2 के साथ इंटरेक्ट करेगा, अट्रैक्शन देगा, तो यहां से हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकलेगी। तो पहला पॉइंट समझ में आया हाइड्रेशन एनर्जी के लिए कि चार्ज जितना ज्यादा होगा आयन के ऊपर, वहां से क्या होगा बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा निकलेगी। क्लियर है बात, समझे इस चीज को? हाँ जी सर, समझ में आ गई हमें बात। ठीक है, अब आगे बढ़ो। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा जो इसके अंदर क्वेश्चन करवाने हैं ना वो कंबाइन करवा दूंगा मैं। क्या करवा दूंगा, कंबाइन स्टेट के करवा दूंगा। ठीक है, मतलब दोनों फैक्टर्स के। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो अब सेकंड फैक्टर क्या था बेटा हमारे पास, साइज ऑफ आयन। अब भैया साइज ऑफ आयन कैसे डिसाइड करेगा हमारी हाइड्रेशन एनर्जी को, ये समझो। ठीक है भैया, साइज का मतलब क्या हुआ जी कि भी आयन छोटा है या बड़ा है। अब इसको ऐसे समझना, ऐसे समझना कि मान लो मेरे पास क्या है बेटा, एक ये आयन है, ठीक है, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक और दूसरा आयन है जिसका साइज बड़ा है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये लगा दिया जी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक ये आयन है, एक ये आयन है, ये कैटायन, ये भी कैटायन, स्मॉल कैटायन, लार्ज कैटायन। अब मुझे ये पूछना है कि भाई अगर मान लो वाटर मॉलिक्यूल मैंने लिया, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है, डेल्टा माइनस, इन पे होता है डेल्टा प्लस। तो जरा मुझे देख के बताइए कि ये जो डेल्टा माइनस मेरा यहां पे आया, ये जो मेरा डेल्टा माइनस यहां पे आया, तो ये कहां पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, इस स्मॉल कैटायन से, इस स्मॉल कैटायन से या फिर इस लार्ज कैटायन से। तो भैया आंसर है स्मॉल कैटायन से। क्यों? क्योंकि सर इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। यहां पे ऐसा फील होता है छोटे साइज के ऊपर जो चार्ज होगा बेटा वो क्या होगा, पास पास होगा, क्योंकि छोटा साइज है भैया, तो चार्ज के पास फैलने के लिए तो जगह है नहीं, तो छोटे साइज के ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, बड़े साइज के ऊपर चार्ज डेंसिटी कम होती है। समझ रहे हो, चार्ज डेंसिटी से रिलेट करो। तो भैया छोटा साइज होने की वजह से यहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा फील होगी, मतलब इस डेल्टा माइनस को ये ऐसा लगेगा कि भैया यहां पे ज्यादा चार्ज है। क्यों? इकट्ठा किया हुआ है ना, सीधी सी बात है ना भैया। अगर कोई चीज है तुम्हारे पास, अगर तुम उसको इकट्ठा करके रख दोगे तो तुम्हें लगेगा कि बहुत ज्यादा है, अगर उसको फैला दोगे ना तो क्या लगेगा कि कम हो गई है ये चीज। समझ रहे हो, क्या हो गई है, कम हो गई है वो चीज। जैसे मान लो झाड़ू मारते हो ना, मिट्टी आ जाती है, तो मिट्टी को जब इकट्ठा करते हो ना झाड़ू मार के, तो तुम्हें बहुत सारी दिखती है। जब वही झाड़ू मारने से पहले फैली हुई होती है तो तुम्हें क्या लगता है, नहीं ज्यादा गंदगी नहीं है, ज्यादा गंदगी नहीं है जी हमारे घर में,
लेकिन जब झाड़ू मारा तो बहुत गंदगी निकलती है, समझ रहे हो ना, बहुत गंदगी निकलती है क्योंकि वो इकट्ठा हो जाती है ना, तब लगता है कि हाँ यार इतना मिट्टी हमारे घर में थी जो हमने झाड़ू मारे कर दी। तो सेम कहानी यहां पे कि अगर हमारे पास आयन का साइज छोटा है तो उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा लगेगा क्योंकि ज्यादा पावरफुल होता है जी। बड़ा साइज होने से क्या होता है जी, चार्ज को जगह मिल जाती है फैलने के लिए, तो वो दूर दूर हो जाते हैं। दूर दूर होने का मतलब क्या है बेटा, कि जो चार्ज डेंसिटी है वो कम कर गई मेरे पास, तो यहां पे चार्ज डेंसिटी कम हुई, तो भैया इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां से कम मिलेगी। ठीक है, ये भैया पास पास है, पास पास होने का मतलब क्या है, ये एक साथ रहते हैं, एक साथ रहने मतलब यूनिटी में रहते हैं। तो जब इसको खींचने की बारी आएगी ना, तो ये सारे पास पास होने की वजह से इसके ऊपर जोर लगाएंगे। लेकिन भैया ये हो गए दूर दूर, दूर दूर होने का मतलब क्या है, इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अगर ये इसको खींच रहा है तो इस वाले को पता ही नहीं चल रहा कि भैया ये इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रहा है, क्योंकि ये दूर हो गया, ये इसको बता ही नहीं पाया बगल वाले को, तो थोड़ा टाइम लग जाता है मान लो, या फिर क्या पता इसको तो पता भी ना चले कि भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगानी है मुझे वहां पे। लेकिन ये इतनी पास पास होते हैं कि एक अगर अट्रैक्शन देने लगते हैं तो दूसरे वाला भी उसके साथ आ जाता है कि हाँ भैया मैं भी अट्रैक्शन दे दूंगा, तो इसको खींच रहा है, हम दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, तो भैया क्या बोल सकते हैं, मैं क्या बोल सकता हूं, जो स्मॉल आयन होता है उसके ऊपर क्या होती है बेटा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। और जो हमारे पास क्या होता है बेटा, लार्ज आयन होता है, उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा, आप कहोगे सर उसके ऊपर तो चार्ज डेंसिटी कम होती है। ठीक है, तो जहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा, वो क्या करेगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा देगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या देगा मेरे बच्चे, ज्यादा देगा। किसके कंपैरिजन में, जहां पे चार्ज डेंसिटी कम है, तो यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी बच्चे, कम होगी। बोलो समझ में आई बात, हाँ जी क्लियर है ना बेटा ये बात। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, मैं यहां से ये कॉन्क्लूड कर सकता हूं सर, हमें यहां से ये पता चल गया कि भैया यहां पे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मतलब यहां से हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकलेगी। जब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वाली कम होगी इन दोनों के कंपैरिजन में, तो यहां से हाइड्रेशन एनर्जी कम निकलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइज जितना छोटा होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा, तो मतलब वहां से हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा निकलेगी। तो यहां से तो सर ये रिलेशन आ गया कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज ऑफ आयन। बोलो जी, तो दोनों फैक्टर समझ में आ गए। ये सेकंड फैक्टर था, और फर्स्ट फैक्टर क्या लिखा था बेटा हमने, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस। बोलो, तो भैया अब इनके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो मैंने क्या लिखा बेटा, मैंने एक लिखा Li प्लस, एक लिखा Mg+2, एक लिखा Al+3। मैंने कहा जी बताओ कौन से आयन की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, बताओ जी हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। मतलब अगर इनको मैं पानी में मिला दूं तो कौन सा पानी में मिलने के बाद हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा देगा। ठीक है, तो भैया आपने देखा यहां पे 1+ चार्ज है, यहां पे 2+ है, यहां पे 3+ है, तो सबसे पहले तुम फैक्टर ही कौन सा देखते हो, चार्ज वाला देखते हो। अगर चार्ज के बेसिस पे तुम्हें हाइड्रेशन एनर्जी ना पता चले तब किसके ऊपर देखोगे, साइज के ऊपर देखोगे। समझ में आई बात। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे सर, हमने यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर लगाया, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज। तो मैं क्या बोल सकता हूं, लेफ्ट टू राइट जाने पे हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है। क्यों, क्योंकि हमारे पास चार्ज ऑन आयन क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। समझ में आई बात। ठीक है सर, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें यह कहता हूं, मान लो मेरे पास है Li प्लस, Na प्लस और ये है K प्लस। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड मान लो। अब मैं कहता जी बताओ हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा, किसकी ज्यादा किसकी कम होगी। मतलब पानी में मिलाने पे कौन मुझे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी इवॉल्व करके देगा, निकाल के देगा। तो तुमने देखा सर चार्ज के बेस पे तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि चार्ज सब पे क्या है, सेम है सर। तो अब क्या देखोगे, साइज देखोगे। और तुम्हें पता है बेटा
अगर मैं यहां पे साइज का ट्रेंड देखूं तो क्या है बेटा, Li प्लस ऊपर आता है, Na प्लस नीचे और K प्लस नीचे। तो भैया एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो जब एक ग्रुप के एलिमेंट हों तो वहां पे एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का ट्रेंड सेम रहता है। बस कंडीशन क्या है, आयनिक रेडियस जिन आयन्स की निकाल रहा हूं उन पे चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं सर कि टॉप टू बॉटम आने पर जो आयनिक रेडियस है वो क्या होगी बेटा, आयनिक रेडियस हमारी इंक्रीज करेगी सर। अगर ये इंक्रीज करेगी, साइज ऑफ आयन बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पे लेफ्ट टू राइट जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी बेटा मेरे पास, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि साइज ऑफ आयन क्या कर रहा है सर, यहां पे इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से करना है बस तुम्हें, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी थोड़ी ना हो गई यहां पे, समझ रहे हो ना बात। तो भैया हाइड्रेशन एनर्जी का समझ में आया कि किस आयन की ज्यादा किस आयन की कम। अब आप कहोगे सर आपने तो पॉजिटिव वाले दिए, नेगेटिव वाले भी एक आधा दे दो। लो जी, नेगेटिव वाले ले लो, F माइनस O माइनस 2। बोलो बोलो जी बोलो, यहां पे हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा, F माइनस की या O माइनस 2 की। मैं फिर बोल रहा हूं, पहले क्या देखोगे, चार्ज देखोगे। क्या देखोगे बेटा, सबसे पहले चार्ज देखोगे। तो चार्ज किसका ज्यादा बेटा, O माइनस 2 का। तो तुम क्या बोलोगे कि सर हाइड्रेशन एनर्जी तो किसकी ज्यादा होगी, O माइनस 2 की। तो चार्ज के बेस पे बोला हाइड्रेशन एनर्जी यहां पे इंक्रीज कर रही है। क्यों, क्योंकि हमारे पास चार्ज ऑन आयन क्या है बेटा, चार्ज ऑन आयन भी ज्यादा है, इंक्रीज है। ठीक है, साइज का फैक्टर कब लेते हैं बेटा, साइज का फैक्टर हम तब लेते हैं जब हम चार्ज के बेसिस पे ना बता पाए। ठीक है, जैसे जैसे मान लो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और ये I माइनस। ठीक है बेटा, F नेगेटिव से I माइनस की तरफ जाता हूं तो बोलो साइज क्या करेगा, साइज ऑफ आयन क्या करेगा, आप कहोगे सर इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक ही ग्रुप के हैं और टॉप टू बॉटम पे क्या करता है, साइज इंक्रीज करता है। तो वो इंक्रीज कर रहा है सर। अगर ये साइज इंक्रीज कर गया तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी सर। तो यहां पे ट्रेंड ये आ जाएगा हमारे पास। समझ में आई बात, क्लियर है ये चीज, हाँ जी सर क्लियर है। तो भैया हाइड्रेशन एनर्जी किस आयन की ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करेंगे, ये सब पता चल गया। हाँ जी सर पता चल गया। तो भैया अब यहां पे एक और टॉपिक तुम्हें पढ़ना होता है हाइड्रेशन एनर्जी में, वो होता है मोबिलिटी ऑफ आयंस। ढंग से समझना, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। क्या है बेटा ये, मोबिलिटी ऑफ आयंस। बेटा मोबिलिटी से मतलब क्या है कि कोई आयन है, कोई आयन है वो कितनी आसानी से मूव कर सकता है, ये कितनी आसानी से वो चल सकता है जी, वो उसको बोलता है मोबिलिटी। ठीक है बेटा, आसानी से कब चलोगे, जब उसको रुकावट कम मिले। ठीक है भैया, तुम्हें दे दी क्या, एक बहुत ही बढ़िया बाइक हायाबुसा और खाली रोड दे दिया, कुछ भी नहीं है वहां पे, बहुत अच्छा रोड है, एकदम खाली रोड है, लंबा चौड़ा रोड है और बहुत दूर तक है। तुम्हें वो चाबी पकड़ा दी, कहा जी चलाओ, तो तुम क्या करोगे, आराम आराम से थोड़ी ना चलाओगे, तुम तो बैठते सीधा तीर की तरह जाओगे। तो मतलब क्या, उस टाइम पे तुम्हारी मोबिलिटी क्या होगी, बहुत तेज होगी। क्या होगी जी, बहुत तेज होगी। वहीं पे मैं तुम्हें हायाबुसा देता हूं और कहता हूं जी पुरानी दिल्ली की गलियों में छोड़ देता हूं कि भैया यहां पे घूमो, तो वहां तेज चला के दिखाओ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी जी। क्यों, क्योंकि वहां पे भीड़ ज्यादा है जी, तुम्हारे रास्ते में रुकावटें ज्यादा आ रही हैं। ठीक है, एक रीजन तो ये होता है मोबिलिटी कम होने का। दूसरा क्या होता है कि भैया तुम क्या हो, बड़े पतले हो, क्या हो तुम, बहुत पतले हो। ठीक है, अब देखो चलो इसको मैं वहीं पे समझाऊंगा, मोबिलिटी ऑफ आयंस हम देखते कैसे हैं उसको वहीं पे एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। तो भैया देखो, मोबिलिटी ऑफ आयंस जो होती है ना, वो डिपेंड करती है। मोबिलिटी ऑफ आयंस कहां देख रहे हैं बेटा, हम एक्वस मीडियम में देख रहे हैं। किसमें देख रहे हैं बेटा, एक्वस मीडियम में देख रहे हैं। ठीक है, कि भैया पानी के अंदर अगर मैंने कोई आयन डाल दिया तो उस पानी के अंदर उसकी मोबिलिटी क्या है, ज्यादा तेजी से मूव कर पा रहा है वो पानी के अंदर या धीरे धीरे मूव कर रहा है। ठीक है, जितना तेजी से मूव करेगा उसकी मोबिलिटी उतनी ज्यादा, जो जितना धीरे धीरे मूव करेगा उसकी मोबिलिटी उतनी कम। आई होप ये चीज आप अच्छे से जानते हैं।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भैया एक्वस मीडियम के अंदर अगर मुझे मोबिलिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो भैया वो निकालते हैं हम किसके ऊपर? साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन इन एक्वस मीडियम। भैया मुझे अब सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि जो आयन हमने डाला है पानी के अंदर, उस पानी के अंदर उस आयन का साइज क्या हो गया। ठीक है, तो साइज ऑफ आयन इन एक्वस मीडियम, अगर एक बार मुझे ये चीज पता चल जाए तो मैं मोबिलिटी के ऊपर क्या कर सकता हूं? कमेंट कर सकता हूं कि भैया इस आयन की मोबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी। ठीक है, तो समझना जी, बड़ा अच्छी चीज बता रहा हूं यहां पे, या आपको शायद पता भी होगी। चलो जी देखो, साइज देख रहे हैं, एग्जाम्पल से बताता हूं। मान लो मैंने लिया Li प्लस, एक लिया Na प्लस। ठीक है, ये गैसीय स्टेट में है बेटा, गैस में है। तो बताओ जी Li प्लस और Na प्लस में से साइज किसका बड़ा, किसका बड़ा साइज होगा? तो तुम कहोगे सर Na प्लस का होगा। क्यों? क्योंकि सर टॉप टू बॉटम साइज क्या करता है मेरा? इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है सर। तो ये जो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लिखा है बेटा, ये किसका लिखा है? गैसियस आयंस का लिखा है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मैं तुम्हें ये कहता कि भैया मेरे पास है कि Li प्लस एक्वस और एक है मेरे पास क्या? Na प्लस एक्वस, तो अब बताओ साइज किसका बड़ा? ये साइज का ट्रेंड लिखा बेटा मैंने, साइज का ट्रेंड है गैसियस स्टेट में। ठीक है, जी लिखा हुआ है। और यहां पे तुम्हें क्या बताना है बेटा? साइज का ट्रेंड बताना है। किसका? साइज का ट्रेंड बताना है सर, लेकिन किसके अंदर? एक्वस स्टेट में, मतलब पानी के अंदर। तो कैसे बताओगे? ठीक है, अब ये मत कह देना कि सर Na प्लस का ही बड़ा होगा, बड़ा डाल रहा हूं तो बड़ा ही। नहीं भैया, अब याद करो जब मैंने तुम्हें ये बोला था कि जब एक आयन जो होता है ना, जो एक आयन होता है, जब वो क्या करता है बेटा, पानी के अंदर जब हम उसे मिला देते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर लेते हैं, घेरने लग जाते हैं जी। कैसे सर बता दो, हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा। दोबारा से Li प्लस है तो भैया Li प्लस क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे जो डेल्टा नेगेटिव होते हैं ना, उसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो अट्रैक्शन होगी। हाँ जी सर, अट्रैक्शन होगी। ये लो, अट्रैक्शन कर दी सर। तो ऐसे लिखा रहा हूं बस, अब चार्ज नहीं दिखा रहा बेटा, तो बार बार चार्ज बनाऊंगा तो टाइम लगेगा, मैं सिर्फ ऐसे दिखा देता हूं। तो भैया ऐसे क्या होगा? बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आएंगे और इसके चारों तरफ चिपक जाएंगे ऐसे। बोलो क्यों फोर्स हो? तो भैया अब Li प्लस जिसका साइज पहले इतना था, अब जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल ने उसको कवर करना स्टार्ट किया तो भैया अब इसका इफेक्टिव साइज तो ये हो गया ना मेरे बच्चे, ये इसका इफेक्टिव साइज हो गया। ठीक है, अब तुम्हें यह भी पता है कि भैया Li प्लस और Na प्लस में से साइज किसका छोटा है गैसीय स्टेट में? आप कहोगे सर Li प्लस का है, ये प्लस है बेटा, यहां पे Li प्लस गैस का साइज छोटा है। तो भैया जितना छोटा आयन होता है उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होती है, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने से क्या होता है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मिलती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये Li प्लस ज्यादा से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसकी तरफ अट्रैक्ट होते चलेंगे तो इसके चारों तरफ भीड़ लगती चलेगी और इसका इफेक्टिव साइज बढ़ता चलेगा जी। पहले जो इतना था, पानी में जाते ही इसने क्या किया बेटा? अपना काम करना शुरू कर दिया जी, अट्रैक्ट करने लग गया सबको, वाटर मॉलिक्यूल को। तो जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा उतनी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर आगे चिपकते चलेंगे, और चिपकने का मतलब क्या? इसका इफेक्टिव साइज बढ़ता चलेगा। ठीक है सर, Na प्लस गैस का साइज क्या होता है? बड़ा होता है सर। तो इसमें चार्ज डेंसिटी क्या होगी? आप कहोगे सर कम होगी। अगर चार्ज डेंसिटी कम है बेटा तो ये क्या करेगा? ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा नहीं पाएगा वाटर मॉलिक्यूल पे, तो इसके ऊपर क्या होगी बेटा? कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। ठीक है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को कम अट्रैक्ट करेगा। कम अट्रैक्ट करेगा तो इसको वाटर मॉलिक्यूल कम क्या करेंगे? सराउंड करेंगे। तो इसका जो साइज बड़ा था ना, वो ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा, वो मतलब क्या रहेगा? कम रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, इफेक्टिव साइज तो इसका बढ़ गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है बेटा? ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। Na प्लस इतने वाटर मॉलिक्यूल को खींच नहीं पाता, तो उसका इफेक्टिव साइज क्या कर जाता है? इस Li प्लस से एक्वस से कम हो जाता है। या फिर इसको ऐसे समझो, जैसे ही मैंने छोटा आयन, छोटे साइज का आयन पानी में डाला ना, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या कहते हैं कि भाई छोटा सा आयन आ गया, अब इसको दबोच लो। छोटे आदमी को दबोचना आसान होता है जी,
जाके खड़े हो जाएगा वाटर, बोला हाँ क्यों आ गया, तो सब उसको दबोचने की सोचेंगे छोटे आयन को, तो भैया हर एक वाटर मॉलिक्यूल इसको दबाने की सोच रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल वहां जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा बेटा, एक घेरा बन जाएगा जी, कि छोटा सा आदमी आ गया पकड़ लो, तो पकड़े क्या हो जाएगा, वहां पे भीड़ इकट्ठा होगी, तो इफेक्टिव साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं वहां पे बड़ा आयन डालता हूं ना, तो वाटर मॉलिक्यूल कहता है कि नहीं भैया ये बड़ा है, इसको घेरने में टाइम लगेगा, तो इसके ऊपर नहीं जाऊंगा मैं, तो बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल वहां पे जाएंगे और इफेक्टिव साइज उसका क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं भैया, गैसियस स्टेट के अंदर जिस आयन का साइज छोटा है, पानी में डालते ही वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगाता है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा घेरते हैं, उसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो भैया यहां पे साइज का ट्रेंड उल्टा हो जाएगा। अभी क्यों होगा, आई थिंक ये आपको बात समझ में आ गई होगी, समझ रहे हो ना, कि भैया इसका साइज बड़ा क्यों हो गया सर, एक्वस मीडियम में छोटा था जी, छोटे आयन को देखते ही दबोच लिया इसको, सारे वाटर मॉलिक्यूल पहुंच गए दबोचने ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल ने घेरा, साइज इफेक्टिव बढ़ गया। ठीक है भैया, अगर इसका साइज बड़ा हो गया है तो बताओ क्या अब ये आसानी से चल पाएगा, बड़ा होने का मतलब क्या है जी, मोटा हो गया, तो मोटा आदमी ज्यादा तेजी से नहीं चल पाता। अब इसको ऐसे समझो कि भैया एक मेला है, ठीक है, उस मेले में बहुत भीड़ है, आपको क्या करना है, मेले के एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना है, मेले के एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है। तो भैया मैंने पहले एक पतला आदमी भेजा, मेले में खूब भीड़ है, पतला आदमी भेजा, ठीक है, तो पतला आदमी क्या करेगा, आसानी से बीच में से निकलता हुआ चला जाएगा, क्योंकि पतला है जी, उसको छोटी सी जगह मिलेगी, निकल जाएगा वहां से, मतलब उसके टकराने के चांसेस दूसरे लोगों से कम होंगे क्योंकि पतला है ना। वहीं पे एक मैं मोटा ताजा आदमी भेज दो, उसको कहता हूं कि भैया इस कोने से उस कोने पे जाओ मेले के, तो उसको टाइम लगेगा। क्यों लगेगा सर, क्योंकि उसको क्या मिलेगी, टक्करें मिलेंगी, ज्यादा ज्यादा टकराता हुआ चलेगा तो उसकी स्पीड इतनी नहीं होगी। तो सेम कहानी यहां पे बोल रहा हूं कि भैया एक्वस मीडियम में जिसका साइज बड़ा हो गया है, तो क्या अब बताओ वो तेजी से चल सकता है, नहीं चल सकता सर। जिसका एक्वस मीडियम में साइज छोटा है, छोटे का मतलब क्या है, पतला है वो, तो पतला आदमी तो आसानी से चल सकता है ना। तो भैया अगर मैं मोबिलिटी देखूं, अगर मैं मोबिलिटी का ऑर्डर बोलता हूं, मोबिलिटी ऑफ आयंस, वो क्या हो जाएगी बेटा, यहां पे Li प्लस एक्वस की कम हो जाएगी और Na प्लस एक्वस की ज्यादा हो जाएगी, ये ट्रेंड आ जाएगा जी। तो भैया यहां से कंक्लूजन क्या निकल सकता है, तो मैं ये कह सकता हूं सर जो मोबिलिटी है ना हमारे पास, मोबिलिटी ऑफ आयंस, और लिख रहा हूं बेटा किसके अंदर, एक्वस मीडियम के अंदर, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज ऑफ आयंस इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम, बोलो जी। ठीक है, तो भैया अब ये भी रिलेशन आप बोल सकते हो क्या, जो साइज है किसका, साइज ऑफ आयन इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, साइज ऑफ आयन, दैट आयन इन एक्वस मीडियम। बात एकदम सही तो है कि भैया जो जिस आयन का साइज जो गैसियस स्टेट में ना, उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर गैसियस स्टेट में किसी आयन का साइज बड़ा है तो एक्वस मीडियम में डालते ही वो छोटा हो जाएगा। तो देखो यहां पे यही तो क्या था, गैसियस स्टेट में बोलो बेटा इनमें से किसका साइज बड़ा था, Na प्लस का था, लेकिन एक्वस मीडियम के अंदर किसका बड़ा हो गया बेटा, Li प्लस का। तो अगर तुम्हें कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे देना, मान लो ऐसा बोल दे कि मेरे पास क्या है, B+2 है, Mg+2 है, और मान लो Ca2+ है, मैं कहता हूं जी यहाँ पे साइज का ऑर्डर बताओ, और उसने कुछ नहीं बोला किसके अंदर साइज पूछ रहा है, उसने कुछ भी नहीं बोला जी कि इन आयंस का साइज कैसे पूछ रहा है, किसके अंदर पूछ रहा है, तो तुम बाय डिफॉल्ट मान के चलोगे कि वो गैसियस स्टेट में पूछ रहा है, जो हम नॉर्मल साइज बताते हैं। तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम क्या करेगा, साइज इंक्रीज करेगा। तो ये आ गया जी मेरा गैसियस स्टेट में साइज, क्या आ गया बेटा, ये गैसियस स्टेट के अंदर क्या आ गया बेटा, हमारे पास साइज आ गया। ठीक है, अगर वहीं पे मैं तुम्हें ऐसा बोलता, मेरे पास है B+2 एक्वस, मेरे पास है Mg+2 एक्वस, और मेरे पास है Ca2+ एक्वस, तो बोलो बच्चे
एक्वस मीडियम में किसका साइज बड़ा होगा? अब आप इसको रिलेट कर लो कि सर जो आयन गैसीय स्टेट में बड़ा था वो एक्वस में छोटा हो जाएगा, तो गैसीय स्टेट में ये बड़ा था तो इसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो अब ये वाला ऑर्डर हो जाएगा जी एकदम रिवर्स, ठीक है। तो ये एक्वस मीडियम में साइज का ऑर्डर आ गया। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्वस एक्वस, तो मतलब वो तुम्हें मेंशन करेगा कि आयनिक साइज वो कहां पे पूछ रहा है तुमसे, एक्वस मीडियम में पूछ रहा है या गैसियस में। अगर कुछ भी ना मेंशन करे तो तुम हमेशा क्या मान के चलोगे? गैसियस स्टेट में पूछ रहा है वो, ठीक। एक बार तुम्हें एक्वस मीडियम में क्या पता चल गया बेटा? साइज ऑफ आयन पता चल गया, फिर तो ये वाला फैक्टर लगाओ मोबिलिटी वाला, जितना बड़ा आयन होगा एक्वस मीडियम में उसकी मोबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। बोलो जी, जितना बड़ा आयन होगा हमारी मोबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? उसकी उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे मोबिलिटी का क्या हो जाएगा? ट्रेंड, ठीक है। यहीं पे लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं जी। तो यहाँ पे मोबिलिटी का ट्रेंड क्या होगा बेटा? तो यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ आयन इन एक्वस मीडियम क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर जिसका साइज बड़ा उसकी मोबिलिटी कम, तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो, तो मैं बोल सकता हूं सर, यहां से कर देता हूं ऐसे कि Be+2 की मोबिलिटी कम है सर एक्वस मीडियम में, उससे ज्यादा है Mg+2 की एक्वस मीडियम में, और सबसे ज्यादा किसकी है सर? Ca2+ की एक्वस मीडियम में। बोलो जी, क्लियर है बात? ठीक है। तो भैया देखो, मोबिलिटी का ट्रेंड और गैसियस स्टेट में आयंस का साइज का ट्रेंड सेम नहीं आ रहा है? सेम ही तो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा था? मोबिलिटी ऑफ आयन एक्वस मीडियम के अंदर क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन इन एक्वस मीडियम। तो भैया यहाँ पे भी तो ये चीज हो रही है, तो ये दोनों क्या है? इसके क्या है? इनवर्स रिलेशन में है, तो ये आपस में क्या होंगे बेटा? डायरेक्ट रिलेशन में तो होंगी। तो अगर तुम्हें याद करना हो तो तुम ऐसे भी याद कर सकते हो कि सर गैसीय स्टेट में जो क्या होता है मेरे पास? आयनिक रेडियस का ट्रेंड होता है ना, एक्वस मीडियम में वही ट्रेंड किसका होता है? मोबिलिटी का होगा। समझ रहे हो? और एग्जांपल से देखो, अगर मान लो मैंने तुम्हें ये बोला बेटा मेरे पास है H+, एक है Li+, मैं कहता हूं जी बताओ इसके अंदर साइज किसका बड़ा? गैसीय स्टेट में, गैसियस स्टेट में किसका साइज बड़ा है जी? बोलो साइज का ट्रेंड। तो आप कहोगे सर Li+ का बड़ा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन तो ऊपर आता है ना, लिथियम उसके नीचे, और टॉप टू बॉटम साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो ये तो आयनिक रेडियस का ट्रेंड हो गया सर हमारे पास, ठीक है सर। अब मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ H+ एक्वस, ठीक है, और Li+ एक्वस किसका साइज बड़ा? तो आप कहोगे सर जो गैसीय स्टेट में साइज का ट्रेंड था ना उसका उल्टा हो जाएगा। गैसीय स्टेट में जो आयन छोटा था पानी में डालते ही बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है इसका रीजन तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो वो रीजन अब मैं नहीं दे रहा, तो इसका हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया सर। तो ये किसका हो गया बेटा? साइज का ट्रेंड हो गया, साइज इन एक्वस मीडियम, ठीक है। अब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं बेटा कि बताइए कि H+ एक्वस आयन की ज्यादा मोबिलिटी होगी या Li+ एक्वस आयन की ज्यादा मोबिलिटी होगी? तो आप कहोगे सर एक्वस मीडियम में जो आयन बड़ा है, मोटा है, उसको चलने में दिक्कत हो रही है। जो छोटा है, पतला है, जो ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया, वो आसानी से चल पड़ेगा। तो आप कहोगे सर Li+ एक्वस की ज्यादा होगी। क्या है ये बेटा? मोबिलिटी का है, ठीक है। क्या है बेटा? ये मोबिलिटी का है इन एक्वस मीडियम। ये लिखते ही क्या करो बेटा? इसके ऊपर ऐसे कांटा मार लो। गलत है, ये चीज गलत है जी। क्यों गलत है? क्योंकि भैया यहां पे छोटी सी एक्सेप्शन आती है। भैया बिना एक्सेप्शन के काम थोड़ी ना चलेगा तुम्हारा, ठीक है। अब वो एक्सेप्शन क्यों आई देखो, अब उसको समझना। भैया ये तो सब सही लिखा, देखो ऊपर मैंने, ये मत कहना कि ये गलत है, नहीं ये एकदम सही लिखा है तुमने, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे इसने नॉर्मल ट्रेंड क्यों नहीं फॉलो किया कि मोबिलिटी ऑफ आयन इन एक्वस मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन इन एक्वस मीडियम? उसको फॉलो नहीं कर रही है मोबिलिटी वाला। ऐसा क्यों हुआ ये समझो। भैया देखो मेरे पास है H+ और मेरे पास है Li+, H+ एंड Li+, ठीक है सर, ठीक है। अब भैया मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें मैं क्या कहता हूं, एक्वस मीडियम में डाला, देखने से क्या लगता है
कि सर Li प्लस एक्वस का साइज छोटा होगा तो इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन मोबिलिटी का ट्रेंड होता है ये, मोबिलिटी का ट्रेंड ये होता है जी हमारे पास, ये याद रखना, रीजन अभी बताता हूं। ये क्या बेटा, मोबिलिटी ऑफ आयन किसके अंदर, इन एक्वस मीडियम, समझ जाओगे ना, बार बार लिखने, क्योंकि यहां पे एक्वस लिख रहा हूं। अब ऐसा हुआ क्यों, हुआ क्यों, देखो बेटा मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसे चलना, ये चलता हुआ जा रहा है जी, ये चलता हुआ जा रहा हूं मैं। एक मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसे कूदते हुए चलना। तो भैया ये जो H प्लस है ना, ये ऐसे नहीं चलता है, ये कैसे चलता है, कूदता हुआ चलता है, ऐसे ऐसे। हल्क है जी, ये हल्क बन जाता है, या बोलो मेंढक है, ये ऐसे चलता ही नहीं है जी नॉर्मल, ये कूदता हुआ चलता है, और उसी कूदने की वजह से जो इसकी मोबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है। भैया ऊपर से कूद के चलेगा तो क्या होगा, इसे रुकावटें कम मिलेगी ना। मान लो यहां से वहां जाना है, एक तो ऐसे चल के जाए, बीच में रुकावटें आएंगी जो इसकी मोबिलिटी कम करेंगी, एक क्या करे, यहां से कूदे सीधा वहां पहुंच जाए, तो मोबिलिटी कहां फास्ट होगी, जब ये कूद रहा है ना, और इसी कूदने की वजह से ही इसकी मोबिलिटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। तो भैया ये तो हल्क की तरह चलता है, याद रखना, H प्लस हल्क, H प्लस हल्क एक्वस मीडियम में, तो हल्क बोल लो या बोल लो सर ये तो मेंढक है हमारा, मेंढक मूवमेंट करता है या हल्क मूवमेंट करता है ये। और भैया इस मूवमेंट को एक नाम दिया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथस, ग्रोथस ड्रिपर, ड्रिपर मूवमेंट। अब ये मत कहना सर और कौन कौन से आयन है जो ऐसे चलते हैं, सिर्फ एक यही चलता है, इतना याद रखो, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिए गए ना, कि 4 आयन लिखे और तुमसे पूछा कि बताओ इन चारों आयन में से किस आयन की मोबिलिटी एक्वस मीडियम में ज्यादा होगी, और वहां पे एक आयन तुम्हें H प्लस दे रखे, तो आंख बंद करके वो आंसर लगाओगे। क्या करोगे जी, आंख बंद करके H प्लस पे आंसर लगा दोगे। और क्यों लगा दोगे, क्योंकि सर ये तो हमारा हल्क है, और हल्क तो जी बहुत तेज चलता है जी, उड़ता हुआ चलता है, तो कूदेगा पहुंच गया, कोई रुकावट नहीं, ठीक है। तो इस मूवमेंट की वजह से इसको हल्क मूवमेंट बोलो या मेंढक मूवमेंट बोलो, ये तो सिर्फ याद करने के लिए बता दिया कि समझ में हल्क कैसे चलता है, कूदता हुआ, लेकिन उस मूवमेंट का एक्चुअल में नाम क्या है, ग्रोथस ड्रिपर मूवमेंट है, ठीक है। और क्या बोला बेटा, अगर तुम्हें ऑप्शन के अंदर H प्लस दिख जाए एक्वस मीडियम में, और तुमसे ये पूछा जाए वहां पे 4 ऑप्शन देके जहां पे एक H प्लस एक्वस भी हो कि सबसे ज्यादा मोबिलिटी किसकी, तो आंख बंद करके किसकी लगाओगे, H प्लस एक्वस की। किसकी वजह से, इस मूवमेंट की वजह से। बोलो जी, समझ में आई कहानी कि भैया मोबिलिटी को हम कैसे देखेंगे। हाँ जी, क्लियर है ये चीज। अब तो इसके अंदर मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी के अंदर तुम्हें सिर्फ यही पढ़ना था, क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं, और मोबिलिटी ऑफ आयन कैसे हम देखते हैं एक्वस मीडियम के अंदर। क्लियर है चीज, ठीक है ठीक है। तो भैया हाइड्रेशन एनर्जी हमारे यहाँ खत्म होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर, पोलराइजेशन। देखो फजान्स रूल आपको पढ़ना है, ठीक है, लेकिन फजान रूल पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि जैसे पोलराइजेशन क्या होती है, ठीक है। पोलराइजेशन के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, पोलराइजिंग पावर क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, कैसे देखें कहां पे पोलराइजेशन ज्यादा हुई है कहां पे कम हुई है, ठीक है। तो ये सब बातें तुम्हें जानना बहुत जरूरी है, तब हम फजान्स रूल के ऊपर बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो भैया अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जी क्या, पोलराइजेशन। तो भैया अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जी, ठीक है सर, पढ़ाओ पढ़ाओ। तो देखो जी, पोलराइजेशन क्या होती है पहले इसको समझो, ठीक है, फिर इसकी डेफिनेशन तुम्हें देता हूं। मान लो मेरे पास क्या है बेटा, एक कैटायन है, ये कैटायन है, इस पे ये पॉजिटिव चार्ज है, अंदर इसके न्यूक्लियस है, ठीक है, अंदर इसके न्यूक्लियस है, और ये पॉजिटिव दिखाने का मतलब क्या है, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, मतलब ये कैटायन है, ये कैटायन है जी, ठीक ठीक है। यहां पे क्या ले रहा हूं बेटा, एक एनायन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं बेटा, एनायन। तो भैया अंदर तो न्यूक्लियस होगा और बाहर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और वो नेगेटिव चार्ज मैं कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं। ऐसा क्यों दिखा रहा हूं बताता हूं, ठीक है। तो देखो ये क्या बेटा मेरे पास एनायन है, ये है जी हमारे पास एनायन,
ठीक, इसको थोड़ा दूर बना देता हूं यहां पे, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, ठीक है। अब ये मत कहना एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस पूरे पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। चलो ऐसे देख लो, ऐसे देख लो जी, वरना कुछ बच्चे तो कहेंगे सर आपने तो एक नीचे पॉजिटिव लगाया था। ये कैटायन है, क्लियर है। चलो सर बढ़िया है। अब भैया ये जो एनायन है ना, और इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, बेसिकली नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे कैसा है बेटा, आप कहोगे सर ये है स्फेरिकल, स्फेरिकल सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। मतलब ये जो एनायन है जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ है, ये कैसा है बेटा, स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, मतलब स्फेरिकल की शेप में और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट है जी। इस एनायन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इवनली का मतलब क्या है सर, इवनली का मतलब है जी कि भैया जहां पे जो नेगेटिव चार्ज देखो ना, हर जगह नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी जो है वो बराबर है। ये नहीं है कि यहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया सर इस एरिया में, ठीक है, क्या कहूं कि इस एरिया में नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया सर, यहां पे कम हो गया, ऐसा नहीं है। हर जगह नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो क्या है, सेम है। तो इसलिए इसको क्या बोला, स्फेरिकल सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जी इस एनायन पे। आई बात समझ में, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब भैया ये कैटायन है, ये एनायन है। अब ये दूर दूर है, कैटायन एनायन ये दूर दूर है, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इनको पास पास लेकर आऊंगा तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने लगेगी, आने लगेगी। जब ये दूर दूर हैं बेटा, मैंने इनको ऐसे डिस्टेंस पे रखा हुआ है कि इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक लेकर आऊंगा तो ये अपोजिट चार्ज एक दूसरे पे क्या लगाने लगेंगे सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने लगेंगे। ठीक है सर लगवाओ। तो भैया मान लिया ये कैटायन इधर मूव किया, ये एनायन इधर मूव किया, तो जब ये मूवमेंट होगी तो भैया ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कैटायन का, ये क्या करेगा, स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा जी, खींचेगा। अभी तो क्या बोला था बेटा, जब इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं थी तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर थी इस एनायन के ऊपर। लेकिन जैसे ही कैटायन इसके नजदीक आने लगा, इन दोनों के बीच में दूरियां कम होने लगी, तो भैया ये इसको ज्यादा अट्रैक्ट करने लगा, हलचल मचा दी इस कैटायन ने आके किसके अंदर, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। और उस हलचल को मैं कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूं। ये वो कैटायन है बेटा, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, मैं सारा नहीं दिखा रहा। और यहां पे क्या बन जाएगा बेटा, कुछ ऐसी चीज बन जाएगी। देखो ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना कुछ इस तरीके का हो जाएगा। पहले तो स्फेरिकली था, अब ऐसा बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां पे फील होगा वो वहां पे ज्यादा चले जाएंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा किस तरफ आने की कोशिश करेंगे बेटा, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रही है, लगाव हो रहा है जिनको। ठीक है, ये आके चिल्ला रहा है, नजदीक आता जा रहा है, चिल्लाता जा रहा है कि आ जाओ, मैं आ गया, मैं आ गया। तो भैया सारे इलेक्ट्रॉन कहां जाने की कोशिश करेंगे, इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो भैया अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना वो एक तरफ ज्यादा हो गई है और एक तरफ क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। देखो दूर दूर बना रहा हूं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उस तरफ गए, मैंने क्या कहा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ डिस्टॉर्ट हो गई बेटा, किस तरफ चली गई, कैटायन की तरफ चली गई। ठीक है, तो भैया अब यहां पे जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना, ये जो एनायन है ये क्या है, ये है जी मेरे पास डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यहां पे तो क्या था बेटा, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, यहां पे क्या बन गया, डिस्टॉर्ट बन गया। क्यों बना, क्योंकि सर कैटायन ने इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाई। और इसी डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन को ही हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन हुई बेटा, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, एनायन बाय कैटायन।
बोलो, समझ में आई पोलराइजेशन क्या होती है और कब होती है? जब हमारे पास कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है। तो कैटायन क्या करता है जी, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देता है, मतलब अब उसको सिमेट्रिकल नहीं रहने देता। तो उसी डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं। या फिर इसको अगर मैं आम भाषा में, देसी भाषा में बताऊं ना, तो भैया एक बात बताऊं, पॉजिटिव चार्ज है इधर, इधर नेगेटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास पास आएंगे तो उनके बीच में क्या आएगी? न्यूट्रलिटी आएगी या नहीं? क्योंकि मैंने ये कहा कि भैया किसी के ऊपर +1 चार्ज है, मैंने उसको -1 और चार्ज दे दिया, तो +1 और -1 मिलके क्या बन जाएंगे? न्यूट्रल, 0। ये तो बोल रहा हूं। तो यहां पे भी क्या हो रहा है बेटा? यहां पे भी तो यही हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो सिमेट्रिकल ना रहकर डिस्टॉर्टेड हो गया। या फिर मैं ये भी तो कह सकता हूं कि सर ये जो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, इसके अंदर क्या आती जा रही है? धीरे धीरे न्यूट्रलिटी आती जा रही है। क्या आती जा रही है? न्यूट्रलिटी आती जा रही है। समझ में आई बात? हाँ जी, क्लियर है बेटा ये चीज? चलो जी ठीक है। तो भैया आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया पोलराइजेशन क्या है, किसकी वजह से होती है, ठीक है, और डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन को, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। लेकिन वो फैक्टर देखने से पहले तुम्हें दो चीजें पता होनी चाहिए बेटा। एक होती है क्या बेटा मेरे पास? पोलराइजिंग पावर। ये दो टर्मिनोलॉजी तुम्हें पता है, इसको बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म में पीपी लिखूंगा। पीपी, पीना नहीं है कुछ, कभी सोचो जी पीने के लिए बोल रहे हो, पीपी बोल रहे हो आप तो। पोलराइजिंग पावर, ठीक है। एक होती है बेटा हमारे पास क्या? पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। ये दो टर्मिनोलॉजी तुम्हें पता होनी चाहिए जी, क्या होती हैं भैया? याद रखना, जो पोलराइजिंग पावर होती है ना, ये किसके लिए डिफाइन होती है? डिफाइंस फॉर कैटायन। जो कैटायन होता है ना बेटा, उनके लिए डिफाइन होती है पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजेबिलिटी किसके लिए डिफाइन होती है बेटा? डिफाइन फॉर क्या? हमारे एनायन के लिए। अब क्या होता है सिर्फ मैं समझा देता हूं, डेफिनेशन नहीं पता जी। पता होने का मतलब मैं लिखवाऊंगा नहीं, इसकी खुद से खुद लिख लेना, चाहे हिंदी में लिखना, कभी कोई सर अंग्रेजी में लिखाओ। भैया नोट्स बना रहे हो, नोट्स ऐसे बनाया करो कि जो तुम्हें पढ़ते हुए समझ में आए। अंग्रेजी में लिख लिख के तो चीजें भर लोगे, तुम्हें किसी और को दिखाने के लिए थोड़ी ना नोट्स बनाने हैं। नोट्स ऐसे बनाओ जो तुम्हें समझ में आए। तो अगर तुम्हें लगता है ना कि हिंदी में लिखना पड़ेगा मुझे, तो हिंदी में लिखो चीजें, ठीक। तो क्या कहता हूं बेटा कि जो पोलराइजिंग पावर है वो किसके लिए डिफाइन है? कैटायन। भैया कैटायन का काम क्या है? कैटायन का काम है जी कि वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचे। अब कितनी आसानी से कोई कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच पा रहा है, वो किससे डिफाइन करते हैं? उसकी पोलराइजिंग पावर से, ठीक है। भैया कहने का मतलब क्या है? मैं हूं, ठीक है, और मुझे कोई पसंद है, मैं हूं और मुझे कोई पसंद है, तो भैया मैं उसको अपनी तरफ खींचना चाहता हूं। तो भैया अगर मुझ में ज्यादा ताकत होगी तो मैं उसे अपनी तरफ ज्यादा खींचूंगा, अगर मुझ में ताकत कम होगी तो मैं उसे अपनी तरफ कम खींच पाऊंगा। तो वो ज्यादा ताकत या कम ताकत क्या है मेरे पास? वो पोलराइजिंग पावर ही है जी। मैं कैटायन हूं और जो मुझे पसंद है वो एनायन है, तो भैया उस एनायन को कितना ज्यादा डिस्टॉर्ट मैं कर सकता हूं, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, उसके दिल में कितनी खलबली मचा सकता हूं, वो डिपेंड करेगी मेरी पोलराइजिंग पावर पे। अगर मैं उसके दिल में ज्यादा खलबली मचा पाया तो मेरी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, अगर मैं उसके दिल में कम खलबली मचा पा रहा हूं तो मतलब मेरी पोलराइजिंग पावर कम है। तो सेम कहानी कैटायन के साथ है। तो कैटायन की पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या है कि भैया वो कितनी खलबली मचा सकता है एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी किसी भी कैटायन की, तो वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा? एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट कर देगा। क्या कर देगा जी? उतना ही ज्यादा डिस्टॉर्शन लेके आएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या?
डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। बोलो, ठीक है। और भैया ये पोलराइजिंग पावर बेसिकली है क्या? उस कैटायन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। भैया कैटायन जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाएगा उतनी ज्यादा क्या कर देगा वो वहां पे डिस्टॉर्शन कर देगा। किसके अंदर? एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। अब जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगी कैटायन के थ्रू तो भैया डिस्टॉर्शन उतनी कम होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। तो बेसिकली कैटायन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं? पोलराइजिंग पावर बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं बेटा? पोलराइजिंग पावर। अब भैया जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी इसका मतलब क्या है कि वो जो कैटायन है ना नेगेटिव चार्ज को उतना ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। और भैया जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव पॉजिटिव पास पास आते चलेंगे। और पास पास आने का मतलब क्या है? भी उन चार्ज के बीच में न्यूट्रलिटी बढ़ती चलेगी, ठीक है। और बेटा जितनी ज्यादा न्यूट्रलिटी बढ़ती चलेगी तो मैं क्या कहूंगा वहां पे आयनिक कैरेक्टर कम होता चलेगा ना, ठीक है। आगे की बात है, आगे की बात है, फ्लो में बोल गया, ठीक है। तो भैया पोलराइजिंग पावर समझ में आई क्या होती है, कैटायन की होती है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है सर। अब पोलराइजिंग पावर को अफेक्ट कौन करता है, ठीक है, फैक्टर्स देख लेते हैं पहले यहां पे। तो भैया क्या बोल रहा हूं? पोलराइजिंग पावर डिपेंड करती है किसके ऊपर बेटा? पहला तो चार्ज ऑन कैटायन पे, ठीक है। दूसरा किसके ऊपर बेटा? साइज ऑफ कैटायन पे। बड़ा आसान है, चार्ज जितना ज्यादा होगा कैटायन पे उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। क्या मैं बोल सकता हूं? हाँ जी सर। बेहद सीधी सी बात है ना। मैं कहता हूं एक है मेरे पास A+2, एक है मेरे पास यहां पे क्या रखा बेटा? B+3, और बीच में रख दिया जी मैंने क्या इनके यहां एनायन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे। तो बताओ जी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन लगा रहा होगा? आप कहोगे सर B+3 लगा रहा होगा क्योंकि इस पे चार्ज ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है और इसकी पोलराइजिंग पावर क्या है बेटा? कम है, रिस्पेक्टिवली बोल रहा हूं। मतलब B+3 की पोलराइजिंग पावर A+2 से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि चार्ज ज्यादा है सर। तो ये ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे तो ये ज्यादा डिस्टोर्शन देगा इसको, ठीक है। तो यहां से क्या बोल सकते हैं बेटा? पहला कि पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे बेटा? चार्ज ऑन आयन। चार्ज ऑन आयन भी नहीं, क्या? चार्ज ऑन कैटायन। बोलो, अब तुम्हें बहुत सारे कैटायन दे दे और तुमसे पूछे कि बताइए कि यहां पे सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी है, तो बता दोगे आसानी से चार्ज के बेसिस पे, ठीक है। फिर है साइज ऑफ कैटायन। तो साइज ऑफ कैटायन से क्या रिलेशन होता है बेटा? पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। क्यों सर? क्योंकि भैया अगर मान लो चार्ज सेम हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए? चार्ज सेम हो जाए, ठीक है। जैसे यहां पे अगले में बता देता हूं क्वेश्चन की फॉर्म में। मान लो मैंने बोला क्या? मैंने ये बोल दिया मान लो Na+ और ये है जी K+। तो बताइए Na+ और K+ में से किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा? बताओ जी। तो भैया चार्ज के बेस पे तो बोल नहीं पाए कि सर चार्ज किस पे ज्यादा, दोनों पे +1 चार्ज है। तो अब साइज के बेस पे बोलो तो साइज किसका बड़ा है बेटा? K+ का है। तो साइज जितना बड़ा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी कम, क्योंकि इनवर्स रिलेशन में तो Na+ की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। क्यों सर? क्योंकि साइज छोटा होने से चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, मैंने बताया था ना। और चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, ठीक है। ये चीज हम कर चुके हैं। तो भैया यहां पे क्या है? साइज छोटा होने से चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी और चार्ज डेंसिटी अगर इंक्रीज हो रही है छोटा साइज होने से तो भैया मैं क्या बोलूंगा वहां पे? सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफ का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी बेटा? वहां पे ज्यादा होगी सर। और यहां पे क्या बेटा? बड़ा साइज तो चार्ज डेंसिटी, आप कहोगे सर चार्ज डेंसिटी हमारे पास है कम, चार्ज डेंसिटी कम तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम। और बेटा पोलराइजिंग पावर का मतलब ही क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारे पास, ठीक है। समझ में आई बात? कैसे देखना है जी पोलराइजिंग पावर किसके लिए डिफाइन होती है? कैटायन के लिए होती है सर। कौन कौन से फैक्टर पोलराइजिंग पावर को डिफाइन करते हैं, अफेक्ट करते हैं? चार्ज ऑन कैटायन एंड साइज ऑन कैटायन, ठीक है। साइज ऑफ कैटायन कर लोगे, ये तो देखना आता है ना बेटा, साइज किसका बड़ा किसका छोटा, ये सब तुम्हें पता है चीजें, ठीक है। एक एक करके हम आगे चीजें बढ़ाते चलेंगे। चलो जी, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा? वहां पे नेक्स्ट फैक्टर क्या था? पोलराइजेबिलिटी।
क्या था बेटा, पोलराइजेबिलिटी फैक्टर नहीं है, क्या था, मेरी एक टर्मिनोलॉजी थी। वे पोलराइजेबिलिटी किसके लिए डिफाइन है, आप कहोगे सर ये डिफाइन है, डिफाइन फॉर एनायन। अब एनायन की पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है भैया, देखो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन लगा रहा है, कैटायन लगा रहा है सर। तो एनायन का काम क्या है, उसकी तरफ खींचे चले जाना। एनायन का काम क्या, उसकी तरफ खींचा चले जाना। खींचा चले जाने का मतलब कि भैया जितना ज्यादा डिस्टोर्शन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में आ जाएगी, हम क्या बोलेंगे, उस एनायन की पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा है। मतलब क्या, जितनी ज्यादा खलबली उसके दिल में मचेगी, मतलब उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा है। ठीक है, तो सेम कहानी कहां पे बोल रहा हूं बेटा, यहां पे बोल रहा हूं कि भैया डिस्टॉर्शन जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितनी ज्यादा, अगर ये ज्यादा हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब है पोलराइजेबिलिटी, इसका मतलब है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, वो भी क्या है बेटा मेरे पास ज्यादा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब जितना आसानी से बेटा डिस्टॉर्शन हो जाएगी ना किसकी, एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। समझ में आई बात, हाँ जी सर समझ में आ गई। ठीक है, तो भैया यहां पे फैक्टर्स कौन कौन से होंगे जी जो पोलराइजेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स, पहला तो क्या, वही चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन। सेकंड क्या होगा, आप कहोगे सर साइज ऑन एनायन, साइज ऑन एनायन, समझे बात। तो ये दो फैक्टर हैं बेटा जो डिसाइड करेंगे किसको, पोलराइजेबिलिटी को। कैसे डिसाइड करेंगे ये देखते हैं, चलो पहला एग्जांपल से बताता हूं बेटा। पहला फैक्टर चार्ज ऑन एनायन, भैया सुनना, मान लो मेरे पास है यहां पे A+, कैटायन का साइज फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है, A+R। यहां पे बेटा मैं क्या लेता हूं, B-2, और एक मैंने क्या लिया बेटा, मान लो यहां पे मैं ऐसा ले लेता हूं किया X-3, ठीक है। तो भैया डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कब ज्यादा होगी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी किसके बीच में बेटा, कैटायन और एनायन के बीच में। तो भैया अब A+ की पोलराइजिंग पावर तो मैंने फिक्स कर दी यहां पे। कहने का मतलब जितनी पोलराइजिंग पावर ये इस पे लगा रहा है उतनी इस पे लगा रहा है, ठीक है। मतलब अपनी तरफ से तो ये पूरा जोर लगा रहा है, ये नहीं है कि यहां पे ज्यादा लगाएगा सर यहां कम लगाएगा, नहीं, इसकी पावर तो मैंने फिक्स करी, कोई चार्ज फिक्स कर दिया, इसका साइज फिक्स हो गया। लेकिन भैया अब एनायन भी तो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देता है ना, एनायन भी तो क्या कर रहा होगा वहां पे, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा ना। अब ये थोड़ा ना कि पॉजिटिव चार्ज ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देता है, नेगेटिव नहीं देता है। तो भैया B-2 और X-3 में से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन फील कर रहा होगा यहाँ पे, तो कहोगे सर ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कहां ज्यादा आ रहा है बेटा, X-3 के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी, डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी तो मतलब क्या, पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा बेटा, X-3 की है, किससे, B-2 से। समझ रहे हो ना बात। तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, जो पोलराइजेबिलिटी है ना, जो हमारे पास क्या बेटा पोलराइजेबिलिटी है, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज ऑन एनायन के। बोलो समझ में आई बात। चार्ज ऑन एनायन की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है सर। तो पहला पॉइंट हो गया सर। दूसरा क्या था बेटा, साइज था। साइज ऑफ एनायन से कैसे रिलेट करेंगे सर, चलो सर वो भी देख लेते हैं। साइज ऑफ एनायन का देख लेते हैं। साइज ऑफ एनायन कैसे बेटा, यहां पे लिख देता हूं। साइज ऑफ एनायन जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी के, फिर समझा दूंगा, पोलराइजेबिलिटी के इनवर्स रिलेशन में होता है। मतलब साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा, मैंने सही लिखा, नहीं,
साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी भी उतनी ज्यादा, डायरेक्ट रिलेशन में, साइज ऑफ एनायन के डायरेक्ट रिलेशन में होगी जी। कैसे सर, समझा तो दो। ठीक है, देखो समझो, मैंने बोला जी मेरे पास है एक F-, एक है Cl-, तो भैया चार्ज के बेस पे तो मैं बोल नहीं पाया कि जहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो वहां पे पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, ऐसा तो मैं बोल नहीं पाया यहाँ पे। ठीक है सर, तो अब कैसे डिसाइड करेंगे, तो अब साइज देखो। तो भैया एक बात बताओ, यहाँ पे जो F- होगा उसका साइज छोटा होगा, मान लो इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये F- है, Cl- का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है सर, ये पॉजिटिव क्या बना रहा हूं अंदर, न्यूक्लियस बना रहा हूं, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब भैया जो कैटायन आएगा वो कैटायन क्या करेगा, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको डिस्टोर्ट करेगा, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसको डिस्टोर्ट करेगा। जहां पे डिस्टोर्शन ज्यादा आ जाएगी उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अब डिसाइड कैसे करें सर कि भी पोलराइजेबिलिटी या फिर बोले डिस्टोर्शन कहां ज्यादा आएगी। तो एक बात बताओ बेटा, मान लिया A+ आ रहा है, A+ एक बार इसके पास आएगा तो हमें देखना डिस्टोर्शन यहां ज्यादा या कम, A+ एक बार इसके पास आ रहा है तो देखना डिस्टोर्शन यहां पे ज्यादा यहां पे कम। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, यहां पे जो नेगेटिव चार्ज होगा, इस नेगेटिव चार्ज और इस न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि साइज छोटा है ना, साइज छोटा है जी, तो यहां पे इस न्यूक्लियस और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगी बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। यहां पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, लेकिन इस न्यूक्लियस और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। क्यों, क्योंकि साइज बड़ा होने से नेगेटिव चार्ज दूर चला गया है। तो एक बात बताओ बेटा, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो भैया जब ये A+ इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो अंदर से भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी जो उसको क्या कर रही होगी, जाने से रोक रही होगी वहां पे कि भैया बाहर वाले के साथ मत जा, मत जा, खतरा है। तो भैया जितनी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी अंदर वाली, तो भैया ये अंदर वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको डिस्टॉर्शन होने से रोकेगी, क्योंकि भैया बाहर वाला इसको खींच रहा है और ये इसको अपने घर में रख रहा है, तो ये क्या कहेगा कि नहीं, नहीं जाना। अब यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई तो मतलब ये A+ इसको आसानी से अपनी तरफ खींच पाएगा। क्यों, अगर आसानी से खींच पा रहे तो मतलब इसका ज्यादा जोर नहीं चल रहा है इस नेगेटिव चार्ज पे और ये इसके साथ जाने के लिए तैयार बैठा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ना एनायन का, ठीक है, तो जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस नेगेटिव चार्ज पे कम होता जाएगा, तो उसके डिस्टॉर्शन होने के चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा। साइज छोटा है अगर एनायन का तो नेगेटिव चार्ज जो है एनायन पे उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका न्यूक्लियस ज्यादा लगा रहा होगा तो उसको आसानी से डिस्टॉर्ट नहीं होने देगा। तो इसीलिए हमने बोला साइज एनायन का अगर बड़ा है तो पोलराइजेबिलिटी भी क्या होती है वहां पे, ज्यादा होती है, क्योंकि साइज बढ़ने से नेगेटिव चार्ज थोड़ा दूर चला जाता है न्यूक्लियस से और वो आसानी से बाहर से जब उसे कोई आवाज लगाएगा तो उसकी तरफ चला जाएगा। समझे बात, हाँ जी, क्लियर है बेटा ये चीज। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। अब जैसे मान लो मैं ऐसे बोलता तुम्हें, मेरे पास है जी O-2, एक है N-3, मैं कहता बताओ किसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, तो तुम सीधा सीधा बोलते सर -3 वाले की ज्यादा होगी पोलराइजेबिलिटी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है सर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। लेकिन बेटा अगर तुम सेकंड फैक्टर भी लगाओ ना तब भी आंसर आ जाएगा बेटा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है और हम बोलते क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज बड़ा होता चलता है, और साइज बड़ा होने का मतलब क्या बेटा, इस नेगेटिव चार्ज का जो इस नाइट्रोजन के अंदर न्यूक्लियस है उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब क्या, बाहर से जैसी इस -3 चार्ज को, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कोई आवाज लगाएगा तो उसकी तरफ भागा चला जाएगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगी। तो सेम कहानी तो बोली है, चार्ज भी वही चीज बोल रहा है और यहां पे साइज भी वही चीज बोल रहा है हमारे पास। बोलो समझ में आई कहानी, ठीक है सर। तो भैया पोलराइजेशन क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, पोलराइजिंग पावर क्या होती है, आपको ये चीज पता चल गई होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या बेटा, फैक्टर्स। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक करवा रहा हूं क्योंकि फिर वरना ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फजांस रूल कंप्लीट कर देंगे, कोशिश करेंगे फजांस रूल के सारी चीजें करवा दूं। ठीक है, अगर ये पोलराइजेशन वाला समझ में आए तो फजांस रूल ज्यादा देर नहीं लगे, फिर तो उसकी एप्लीकेशन देखनी है हमें। एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आते हैं, सॉल्युबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ये सब। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग
फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, पोलराइजेशन कौन कौन से होंगे भैया। तो भैया यहां पे पहला फैक्टर आता है हमारे पास क्या, पोलराइजेशन। देखो यहां पे लिख रहा हूं साथ के साथ ही, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस। आयंस लिखा बेटा, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे लिख देता हूं, Z प्लस एंड Z माइनस। Z प्लस Z माइनस क्या बेटा, कैटायन पे चार्ज कितना है और एनायन पे चार्ज कितना है। जितना ज्यादा कैटायन एनायन के बीच में चार्ज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा, वहां पे पोलराइजेशन भी उतनी ही ज्यादा। समझे बात, ठीक है सर। एग्जांपल दे दो सर। एग्जांपल ये ले लो, मान लो जैसे मैंने बोला, मान लो क्या, NaCl, एक बोला मैंने क्या, MgO, और एक क्या बोला मैंने, मान लो AlN। मैंने कहा जी बताओ कहां पे पोलराइजेशन ज्यादा होगी, किस मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन ज्यादा। तो तुम कहोगे सर यहां पे तो हो रहा है Na, यहीं पे कर देता हूं +1 -1, यहां पे क्या +2 -2, यहां पे क्या +3 -3। तो बताओ जी पोलराइजेशन कहां ज्यादा आएगी। आप कहोगे सर पोलराइजेशन ज्यादा आनी है जहां पे चार्ज ज्यादा है। जहां पे चार्ज ज्यादा है तो चार्ज यहां ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो पोलराइजेशन यहां ज्यादा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये पोलराइजेशन का ट्रेंड है। बोलो जी, समझ में आई बात। ये क्या है बेटा, मेरा पोलराइजेशन का ट्रेंड है। क्लियर बात, ठीक है सर। दूसरा फैक्टर क्या है बेटा मेरे पास, जो पोलराइजेशन है ना, जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज ऑफ एनायन के, एंड इनवर्स रिलेशन में है किसके, साइज ऑफ कैटायन के। मतलब कैटायन का साइज जितना छोटा होगा वहां पे पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, एग्जांपल से बता देता हूं, देखो इसको एग्जांपल से बताता हूं बेटा। ठीक है बेटा, देखो यहां पे ये मत कहने सर क्वेश्चंस तो दो। ठीक है, यहां पे इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जब फजांस रूल करेंगे ना तो वहां पे ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे पोलराइजेशन को रिलेटेड, क्योंकि पोलराइजेशन को ही रिलेट करना है फजान से। फजान रूल ने बस बात ही किसकी की थी, पोलराइजेशन की। उसको बस रिलेट किससे कर दिया था उसने, कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर। तो वहां भर भर के आएंगे, तो वहां पे प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, तो अभी सिंपल से समझ लो। तो क्या था बेटा हमारे पास कि भैया साइज ऑफ एनायन के क्या है, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज ऑफ कैटायन के इनवर्स रिलेशन में है। तो कैसे होगा सर, ये देखो मान लो मैं ऐसे करता हूं, मैंने लिया एक LiCl और एक लिया MgCl2। मुझे बताना है पोलराइजेशन कहां ज्यादा होगी, LiCl में या MgCl2 में। तो भैया यहां पे देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में है, Li प्लस Cl माइनस। यहां पे किसके बीच में है, Mg+2 और Cl माइनस। ठीक है, तो भैया पोलराइजेशन अगर मैं देखूं तो पोलराइजेशन क्या कहता है सर, पोलराइजेशन ये कहता है कि जहां पे चार्ज ज्यादा वहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, वहां पे क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। तो चार्ज यहां पे क्या बेटा 1 1 है, +1 यहां पे क्या बेटा +2 -1। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कहां ज्यादा है, आपको सर यहां पे है, तो पोलराइजेशन यहां ज्यादा होगी। तो चार्ज के बेस पे तो ये चीज आ गई, चार्ज ऑन आयन के बेस पे ये चीज आ गई। ठीक है, तो पोलराइजेशन इसकी ज्यादा। लेकिन अगर मान लो तुम चार्ज के बेस पे ना बोल पाओ, फिर क्या करोगे, फिर क्या हो जी हमारे पास, तब हमें वहां पे क्या देखना पड़ता है, साइज देखना पड़ेगा। कैसे साइज, तो भैया देखो मान लो मैंने बोला LiCl, एक बोला NaCl। अब यहां पे चार्ज तो क्या हो गया बेटा, सेम हो गया, +1 -1 +1 और ये भी -1। तो अब कैसे डिसाइड करोगे यहां पे पोलराइजेशन किस मॉलिक्यूल में ज्यादा है। तो भैया अब यहां पे तुम्हें सेकंड फैक्टर लगाना पड़ेगा। क्या सर, जो पोलराइजेशन होता है ना हमारे पास, जो हमारे पास क्या होता है बेटा पोलराइजेशन होता है, वो क्या होता है साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर, और साइज ऑफ कैटायन के इनवर्स रिलेशन में है सर। मतलब साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा होगा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा, साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन भी उतनी ज्यादा। तो यहां पे अगर मैं लगाता हूं ये फैक्टर, तो LiCl में क्या होगा बेटा, पोलराइजेशन को ऐसे लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में पोलर। ठीक है, क्या होगा बेटा LiCl के लिए, आप कहोगे सर साइज ऑफ Cl माइनस, और नीचे क्या आएगा बेटा साइज ऑफ Li+। ठीक है, दूसरे वाले के लिए अगर पोलराइजेशन निकालता हूं तो क्या होगा बेटा, ऊपर तो वही आएगा साइज ऑफ Cl माइनस, और नीचे क्या आएगा बेटा, ये Cl माइनस है भैया,
कभी कहो सर पता नहीं क्या लिख रहे हो आप, ठीक। और नीचे क्या आएगा बेटा, साइज ऑफ क्या, Na+। तो भैया देखो जितना यहां पे साइज है Cl- का उतना नीचे है यहां पे। तो अब डिफरेंट क्या है, साइज ऑफ कैटायन है जी। तो अब कैटायन का साइज देख लो कहां छोटा, जहां पे कैटायन का साइज छोटा हो जाएगा वहां पे पोलराइजेशन ज्यादा आ जाएगी। क्यों, क्योंकि सर छोटे कैटायन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, मतलब पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होती है पोलराइजेशन उतनी ज्यादा आती है। सर ये आपने पढ़ाया है हमें। तो भैया Li+ और Na+ में से साइज किसका छोटा, आप कहोगे सर Li+ का छोटा है, तो मतलब हमारे पास ज्यादा पोलराइजेशन किस में होगी, LiCl में होगी, और NaCl में कम होगी। क्लियर है बात, समझ में आई चीज, ठीक है। तो भैया आज वाला जो लेक्चर है ना बहुत ढंग से समझना, अगर ये वाला रह गया तो फजान वाला बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। फजान रूल में ना घूम के रह जाओगे, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें दिमाग में रखनी भी पड़ेंगी। होच पोच अगर एक बार ये कर गया ना बेटा टॉपिक फजांस वाला, लुढ़क जाओगे, पक्की बात है जी, लुढ़क जाओगे, फिर यहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो साथ की साथ कीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है। तो भैया आज हमने क्या किया, आज हमने हाइड्रेशन एनर्जी की सर, फैक्टर्स अफेक्टिंग किए हैं, और उसके बाद हमने क्या किया है सर, उसके बाद आपने हमें पढ़ाया है सर जी क्या, पोलराइजेशन। बोलो क्या पढ़ाया बेटा, उसके बाद हमने पोलराइजेशन पढ़ाया है। चलो जी ठीक है। अब देखो एक दो तुम्हें क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला है, ठीक, यहां पे मुझे बताना है कहां पे पोलराइजेशन कम होगी कहां पे ज्यादा होगी पोलराइजेशन। तो भैया एक बात बताओ, यहां पे अगर लिखूंगा तो क्या होगा, Sn+2 Cl- के बीच में, यहां पे पोलराइजेशन किसके बीच में, Sn+4 Cl- के बीच में। तो बताओ जी पोलराइजेशन कहां पे ज्यादा, SnCl2 में, SnCl4। तो आप कहोगे सर SnCl4 में। क्यों, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, और आपने बताया था जो पोलराइजेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑन आयन के। कैटायन एनायन पे चार्ज बढ़ेगा तो हमारी क्या होगी बेटा, पोलराइजेशन बढ़ेगी। सॉरी एनायन पे तो फिक्स है चार्ज, लेकिन हमारे कैटायन के ऊपर तो चार्ज बढ़ रहा है ना सर, और कैटायन पे चार्ज बढ़ना मतलब उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है। पावर बढ़ना मतलब खलबली ज्यादा मचाएगा, खलबली ज्यादा मचाएगा तो मतलब पोलराइजेशन ज्यादा। तो ये पोलराइजेशन का ऑर्डर हो गया। बोलो आई बात समझ में, इसके अंदर आप आसानी से निकाल ही सकते हो। अब यहां पे देखो कैटायन का साइज फिक्स हो गया, कैटायन का चार्ज फिक्स हो गया, चेंज क्या हो रहा है, एनायन हो रहा है। तो भैया कौन से एनायन पोलराइजेशन ज्यादा करते हैं, जिनका साइज बड़ा होता है, जिन पे चार्ज ज्यादा होता है। तो चार्ज हर एक एनायन पे फिक्स है, ठीक है, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, चार्ज फिक्स है। चार्ज फिक्स होने की वजह से क्या हो बेटा, अब साइज देखो, तो भैया Li+ का साइज तो हो जाएगा फिक्स, मतलब पोलराइजिंग पावर तो फिक्स हो गई। अब पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा है, जिसका साइज बड़ा होगा, जिस एनायन का साइज बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, और जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी पोलराइजेशन भी तो उतनी ज्यादा। तो तुम कहोगे सर अगर मैं पोलराइजेबिलिटी का ट्रेंड लिखूं, क्या लिखूं बेटा, पोलराइजेबिलिटी का ट्रेंड लिखता हूं तो F- से ज्यादा पोलराइजेशन है Cl- की, Cl- से ज्यादा है Br- की, और फिर I- की। क्यों, क्योंकि F- से I- की तरफ जाते हुए साइज बढ़ता है, और एनायन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो मैं क्या बोल सकता हूं सर, पोलराइजेशन भी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि सर आपने बताया है कि पोलराइजेबिलिटी जो होती है, जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एनायन के। बोलो अब ऐसे ट्रेंड पूछ लेता है जी वो तुमसे, नीचे 4 लिखेगा ट्रेंड और कहेगा बताओ पोलराइजेशन का ट्रेंड कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। अभी मुझसे कमेंट्स में ये मत पूछ लेना कि सर आयनिक करेक्टर का भी तो पूछ सकते, वो भी करेंगे जी, फजांस के अंदर जाके करेंगे हम, तो ज्यादा आगे मत भागना, ठीक है। अभी जितना समझा रहा हूं उतना समझना, जितना समझा रहा हूं उतना समझोगे। आई बात समझ में। कितना टाइम हो गया जी हमारे पास, चलो जी चलो चलो, बहुत हो गया जी बहुत हो गया, आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम बेटा
फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।